हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, अब आप लोग सब अपने लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हो। किस चीज़ का लास्ट पड़ाव? आपका लास्ट एग्जाम। तो उठा लो अपने सारे अस्त्र शस्त्र, जितने भी सैम्पल पेपर, जितने भी रिवीजन मटेरियल, जितने भी नोट्स बनाए थे पूरे साल, अब उनको अच्छे से पढ़ने का टाइम आ गया है। नहीं भी बनाए हैं तो इसलिए ये आपके लिए वीडियो आई है, क्योंकि इसमें आपकी सेकेंड बुक पूरी तरह से कवर होने वाली है। आप सबको पता है कि फर्स्ट बुक आपने अभी तक 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर ली होती है, क्योंकि वो आपके हाफ ईयरली में भी आई होती है, प्री बोर्ड में भी आई होती है, अच्छे से टेस्ट वगैरह दिए होते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपको सेकंड ही बुक में, जो कि 30 मार्क्स की आपके रहने वाली है। लेकिन अगर आप उसको ढंग से एनालाइज करोगे तो उसमें मेन चैप्टर हमारे 2 ही हैं, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बाकी दोनों चैप्टर हमारे छोटे छोटे से हैं, कंज्यूमर और फाइनेंशियल मार्केट। तो आज हम पहले अपना स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसकी वेटेज कम से कम 10 मार्क्स की रहने वाली है। मिनिमम 10 मार्क्स का ये आपका एग्जाम में आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, क्योंकि ये चैप्टर आपको आता है। 50% चैप्टर आपको आता है, बस आपको उस तरह से इसे सोचना है कि ये क्या चीज़ है। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। पहले क्या है चैप्टर का नाम? मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो वही रूल अप्लाएंगे, डिवाइड करेंगे रूल वर्ड्स को, मार्केटिंग और मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट तो आपने अच्छे से घोल के पी लिया है कि मैनेजमेंट वर्ड क्या होता है। पार्ट ए में प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब आपने पढ़ लिया। तो उसी के साथ एक वर्ड जुड़ गया, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग जो वर्ड है वो एक बहुत बड़ी टर्म है। पहले हम नॉर्मल से ऐसा समझते हैं कि मार्केटिंग होता क्या बेटा। ये अगर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है तो मैं ये कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाऊंगा, कैसे बताऊंगा कि इस प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, कितने रुपए का ये प्रोडक्ट है, क्या कहाँ पे ये यूज़ होने वाला है आपका, और इस ये कैसे आपके जो बाकी ब्रांड है, कॉम्पिटिटर है, उनसे अलग है। वो सब आ जाता है इस चीज़ में, मार्केटिंग में। तो जब हम इन चीज़ों का मैनेजमेंट करते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू प्लानिंग, प्लान बनाना, ऑर्गेनाइज बनाना, वही डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज, ये वर्ड याद रखना, एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कि एक प्रोड्यूसर ने जब एक प्रोडक्ट बनाया, जब वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो उसके बीच में जो भी प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगा, डायरेक्शन मिलेगा, वो सबको मैनेज करने का जो प्रोसीजर है उसे बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मीनिंग बहुत सिंपल सा है, और ये जरूर याद रखना कि इसमें से कहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू के मैं बता रहा हूँ और कहाँ से बड़े केस स्टडी बता रहा हूँ। अब क्या है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट करने के लिए कुछ फंक्शन आपको करने पड़ते हैं परफॉर्म। अब मैंने यहाँ मार्केटिंग के फंक्शन नहीं बोले, मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शन बोले हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना। देखो, एक तो आपको एनालाइज करना पड़ता है कि कैसा प्रोडक्ट होगा, क्या होगा। फिर आपको प्लानिंग करनी पड़ती है एक्टिविटी के लिए, कि अगर आपने मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग को भी मैनेज करना है, तो वो मैनेजमेंट कैसे करोगे मार्केटिंग से रिलेटेड। इसके बाद जो भी आपने प्लान्स बनाए यहाँ पे, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है मार्केटिंग प्लान्स को, कि अगर मेरे को एडवर्टाइजमेंट करवानी है किसी पर्सन से तो मैं वो कैसे करवाऊंगा, अप्रोच कैसे करूंगा उस पर्सन को। और लास्ट है सेटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। कंट्रोलिंग हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे भी मार्केटिंग से रिलेटेड जो चीज़ कंट्रोल करनी है वो इसमें आ जाता है। देखो, यहाँ से कम क्वेश्चन आता है, अगर आएगा भी तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू ही आने वाला है, उससे ज़्यादा आपका यहाँ नहीं आएगा। अब आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के थोड़ा सा और डिटेल में। देखो, लोग समझते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट की सिर्फ डिमांड क्रिएट करना, कि हाँ कंज्यूमर हमारा डिमांड कर रहा है हमारे प्रोडक्ट की। लेकिन नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो सिर्फ आप शॉर्ट रन में ही सर्वाइव कर पाओगे। तो लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बड़ी टर्म है। क्या लिखा है देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज नॉट ओनली अ कंसर्न विद क्रिएटिंग डिमांड। सिर्फ ये नहीं है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो गई, बट विद मैनेजिंग द डिमांड इफेक्टिवली एज पर द सिचुएशन इन द मार्केट। आप हम सब ने पढ़ा है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। तो आपने अपनी डिमांड को इफेक्टिवली मैनेज भी करना है, चेंज भी करना है। जो एनवायरनमेंट में अभी डिमांड की जा रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करनी है। जैसे आईपीएल आएगा तो आईपीएल से रिलेटेड आपने मार्केटिंग करी, कोई फेस्टिवल आया उससे रिलेटेड आप देखोगे कंपनियां जब अपना जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालती है, तो होली आती है तो अपने प्रोडक्ट को होली से रिलेट करके दिखाती है, दिवाली आती है तो दिवाली से रिलेट करके दिखाती है। तो वो सब मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ही हमारा आता है। अब मार्केटिंग करने का बेटा हर कंपनी का तरीका अलग है। कोई भी कंपनी हो, मोबाइल की कंपनी ले लो, गाड़ियों की कंपनी ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा लेते हैं। टाटा कहती है हमारी गाड़ी सेफ्टी प्रोवाइड कराती है,
वो फीचर्स के लिए कभी भी आपको नहीं ज़्यादा बोलेंगे, अपना किस में बोलेंगे, सेफ्टी के लिए। मारुति बोलेगी अफोर्डेबल में, सस्ते में, अब उनकी माइलेज ज़्यादा में। hyundai बोलेगी टेक्नोलॉजी में। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो कितनी तरह की थिंकिंग है, कौन क्या क्या फिलोसफीज हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से केस स्टडी बहुत ज़्यादा आती है। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा इस चैप्टर का वो यहाँ से बनने वाला है बेटा। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे ज़्यादा, सबसे पुरानी जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता था कंपनीज के द्वारा, वो ये है कौन सा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है कि चीज़ों को इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पढ़ना हो कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाए। अब आपको ही जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ रहा है तो आप सस्ते में उसे बेच पाओगे, अफोर्डेबल प्राइस पे बेचोगे। वाइडली अवेलेबिलिटी एट लोअर प्राइस, कि आपके प्रोडक्ट ज़्यादा भी हैं और कम प्राइस में भी बिक रहे हैं। प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब इनका एम यही होता है कि प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट में करो ताकि आप अपने जो कंज्यूमर है उनको भी सस्ते में बेच सको और वो प्राइस कम होने की वजह से आपका प्रोडक्ट ले ले। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, डीमेरिट है, कि कंज्यूमर जो है वो हर बार जो है सस्ता प्रोडक्ट जो है, इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो इजीली अवेलेबल है उसको हर बार कंसीडर नहीं करेगा, नहीं लेगा। अगर कोई आपको फंक्शन पे जाना है, अच्छी जगह पे जाना है, फैमिली फंक्शन है, जैसे कपड़े होते हैं, हम दो तरह के घर में कपड़े लेते हैं। एक कहते हैं नॉर्मल टी शर्ट वगैरह ले ली 400-500 की है, डेली यूज़ के लिए चाहिए। लेकिन कुछ कपड़े हम अलग अलग करके रखते हैं कि हमें अगर कोई फंक्शन होगा, कहीं जाना होगा स्पेशल फैमिली फंक्शन में, तब पहनेंगे। तो आप हर बार ये वाला कंसीडर नहीं करोगे, सस्ती वाली चीज़। डिपेंड करेगा कि आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हो। सेकंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। ये था सस्ते में बेचो, थोड़ी क्वालिटी भी कम होगी इसमें, लेकिन यहाँ पे उल्टा ये फोकस करता है क्वालिटी में, ना कि क्वांटिटी में। ये बोलता है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी बनाओ, उसमें फीचर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो कि पर्सन आपका प्रोडक्ट ले ले। इसको आप आईफोन भी समझ सकते हो एज एन एग्जाम्पल, आईफोन का एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो, या लग्जरी कार का ले सकते हो। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन रेदर देन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, इसका जो एम होता है वो क्वालिटी पे होता है, क्वांटिटी पे नहीं होता। भले ही 10 मोबाइल बिके आईफोन के, 10 लग्जरी कार बिके, BMW 10 बिके, लेकिन ये क्वालिटी पे फोकस करेंगे कि क्वालिटी ऐसी हो कि पर्सन बोले मुझे यही चीज़ लेनी है। अब इसका भी कुछ डीमेरिट है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर बार बार नहीं प्रेफर करेगा। ये वो तभी लेगा या तो उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है या फिर उसको कहीं स्पेशल इवेंट के लिए चाहिए। कंज्यूमर विल बाय ओनली व्हेन दे नीड इट। आप एक BMW, रेंज रोवर तभी लोगे, आईफोन वगैरह मोबाइल तभी लोगे महंगी चीज़ जब आपको उसकी नीड सच में दिख रही है, अगर आप एक रेशनल कंज्यूमर हो। ये नहीं कि आपको नॉर्मल ऑफिस जाना, ऑफिस जाने के लिए भी BMW रख रखी है आपने, बहुत रेयर ही होता है ऐसा। तो इसमें क्या है, आपको क्वालिटी में ध्यान देना, क्वांटिटी पे नहीं देना। नेक्स्ट पे आते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब ये बोलते हैं कि अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट इतनी एग्रेसिवली करो, इतने ज़्यादा दिखाओ कि एक कंज्यूमर के माइंड में वही घूमता रहे और वो उस चीज़ को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे ओप्पो और वीवो बेटा जब मार्केट में आए थे इंडिया में, तो आपने देखा होगा आपके एरिया में सब जगह ओप्पो वीवो के ही प्रोडक्ट बैनर लगे होते थे। हर दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा होता है मोबाइल की दुकान के बाहर, ओप्पो वीवो ही दिखते थे। वीवो IPL भी स्पॉन्सर हुआ था। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इतने अच्छे से करी कि आपको लगा कि ये चीज़ एक बार ट्राई करनी ही है। एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स, इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए सेलिंग में, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ऐड करवाई कि लगे कि हमें यही लेना है। मोटिव इज टू सेल वट दे मेक इंस्टीड ऑफ मेक वट द मार्केट वांट्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, MCQ में आ सकती है। इन जो कंपनी सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है तो उनकी थिंकिंग ये होती है कि जो हम बना रहे हैं वो कंज्यूमर खरीदे, ना कि वो हमें बनाना पड़े जो मार्केट में डिमांड की जा रही है। मतलब वो अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छे से दिखाएंगे, सुपीरियर दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि हमें ये खरीदना, कंज्यूमर को लगेगा। एक तरफ वो कंपनी होती है जो ये देखते हैं कि कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है बेटा कि ये सिर्फ शॉर्ट रन में ही चल सकता है। ओप्पो वीवो आए थे, स्टार्टिंग में कितने चले, सबने लिए 10-15 हज़ार के मोबाइल ओप्पो वीवो के सबने लिए। लेकिन जब लोगों को लगा कि ये नॉर्मल ही मोबाइल है, कुछ इसमें अलग नहीं है, इतना खास कैमरा नहीं है, तो उसके बाद उनकी डिमांड एकदम कम हो गई। इसलिए ये सिर्फ शॉर्ट रन पीरियड के लिए ही चल सकता है, लॉन्ग रन में आप नहीं यूज़ कर सकते इसका। एक बार कंज्यूमर पागल बन गया, उसने आपका प्रोडक्ट ले लिया, बार बार नहीं बनेगा। लड़का नहीं है वो जो अपना बार बार कटवाता रहेगा, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। अब लास्ट ये इसकी लिमिटेशन है
कि बेटा कंपनी की रेपुटेशन स्पॉइल हो सकती है बाय द कस्टमर। अगर आपने एक प्रोडक्ट लिया बेटा, वो अच्छा नहीं निकला, तो आप बार बार वो वाला प्रोडक्ट तो लोगे नहीं और किसी और को भी सजेस्ट नहीं करोगे उस कंपनी का प्रोडक्ट, तो उससे थोड़ी सी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाती है। इसलिए आप देखना, चाइनीज़ कंपनी मोबाइल की बार बार इंडिया में आती है अलग अलग नाम से, एक आती है प्रॉफिट कमाती है चली जाती है, फिर सेम कंपनी नाम चेंज करके दूसरी आ जाती है, फिर प्रोडक्ट बेचते हैं प्रॉफिट कमाते हैं, वो लॉन्ग रन में कभी सर्वाइव करते ही नहीं हैं। ये हो गया थर्ड। अब बाकी 2 और फिलोसफीज बच गई, वो करते हैं फिर साथ में इसके फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो देखो बेटा अब क्या है हमारी आगे की फिलोसफीज। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जो चैप्टर का नाम है वैसे ही ये हमारी फिलोसफी है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये फिलोसफी ये कहती है कि आप अपने कॉम्पिटिटर जो है उस पर ध्यान मत दो कि वो क्या कर रहा है, आप अपने कस्टमर पे ध्यान दो। आप अपने कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करने के लिए काम करो। अगर आपकी कस्टमर की जो नीड है वो सेटिस्फाई है, आपका कस्टमर आपसे खुश है, तो आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द की टू सक्सेस। अगर आप ये देखी जा रहे हो कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो ये टेक्निक ला रहा है, वो ला रहा है, आप भाई साहब अपनी जो कस्टमर है उसे देखो वो क्या डिमांड कर रहा है। अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है तो आपका कॉम्पिटिटर कभी भी आपसे आगे नहीं निकल पाएगा। कस्टमर बेटर देन द कॉम्पिटिटर, मतलब आप अपने कस्टमर्स को ज़्यादा पहचानो ना कि अपने कॉम्पिटिटर को, और अपने कॉम्पिटिटर से पहले अपने कस्टमर की नीड सेटिस्फाई कर दो। अगर आपका कस्टमर नीड जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे आगे निकल गया, आपके कस्टमर की नीड सेटिस्फाई कर दी, तो वो आपके कस्टमर को ले जाएगा। सेटिस्फाइंग नीड फॉर द टारगेटेड मार्केट बेटर देन द कॉम्पिटिटर। जो भी बिजनेस होता है वो पहले एक कॉमोडिटी को, एक कस्टमर को टारगेट करता है कि हमें इस प्राइस रेंज में जाना है, ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं। तो जो अभी आपका टारगेटेड मार्केट है, आप उसके लिए काम करो, उसे सेटिस्फाई करो, ना कि आप अपने कॉम्पिटिटर को देखो। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट में। नेक्स्ट वाली ये जो सबसे लास्ट है, सबसे इजी है, इसका नाम है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। पहले तो ये याद रखो कि ये किस एक्सटेंशन है किसकी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसकी एक्सटेंशन है। अब ये बोलता है ओवरलुक्स वाइडर सोशल इंटरेस्ट। बेसिकली ये किस चीज़ के लिए है कि आप क्या करो, आप अपने कस्टमर को तो सेटिस्फाई कर रहे हो, साथ में एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखो, ऐसी एक्टिविटीज़ करो, ऐसी चीज़ें करो जिससे आपका कस्टमर की पब्लिक कुछ हेल्थ से रिलेटेड काम हो, एजुकेशन से रिलेटेड काम हो, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम हो। जैसे आपने कभी क्लासमेट की अगर कॉपी यूज़ करी हो तो उसके पीछे लिखा होता था कि अगर आप 4 कॉपी क्लासमेट की खरीदते हो, 4 कॉपी जैसे ही कंपनी की बिकती है तो कंपनी 1 रुपया डोनेट करती है फॉर चिल्ड्रन के लिए, प्योर एजुकेशन जो लोग हैं उनकी एजुकेशन के लिए। तो ऐसे चीज़ें करनी जिससे आपकी इमेज अच्छी बनेगी, और ये दोनों साथ में चलते हैं, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई कभी कभी इसलिए भी हो जाता है कि ये जो कंपनी है वो अच्छा काम कर रही है। अब देखो फिलोसफीज तो हो गई हमारी खत्म। अब आए फंक्शंस। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, मे बी वो 1 मार्क्स में हो या बड़े क्वेश्चन के साथ मिलके है ये बहुत इजी। 12 पॉइंट्स हैं, 12 में से 6 अभी करने हैं, बाकी के जो 6 हैं वो आगे डिटेल में आपके होने वाले हैं। देखो बेटा क्या हमारे फंक्शन स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग के। पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट। सबसे पहले आपने अपने प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन करना है, मतलब मार्केटिंग करनी है, तो आपको पहले पता होना चाहिए मार्केट के बारे में, इंफॉर्मेशन लेना, गैदर करना, एनालाइज करना मार्केट इंफॉर्मेशन को। एक वर्ड यहाँ पे और ऐड है, इंफॉर्मेशन, इकट्ठा करना और एनालाइज करना। सिर्फ इकट्ठे करके उसका रख नहीं देना जैसे आप नोट्स बना के रख देते हो, उसको एनालाइज करना कि कस्टमर किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर क्या है, क्या प्राइस क्या चल रहा है किसी भी चीज़ का, और कितनी बड़ी मार्केट है, वो चीज़ को एनालाइज करना है। नेक्स्ट है मार्केट प्लानिंग। अब आपने एनालाइज कर लिया, अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ प्लान तो बनाने पड़ेंगे ना, कि हमें कैसे अचीव करना है इस टारगेट को, कि भाई साहब हमें नंबर 1 कंपनी बनना है, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है, तो हमें नंबर 1 पहुँचना है। तो उस प्लान को आप कैसे अचीव करोगे, वो भी किसके अंदर आता है, मार्केटिंग के फंक्शन के अंदर ही। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ये एक बहुत बड़ा रोल होता है मार्केटिंग का, कि अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करना कि वो मार्केट में जल्दी अपग्रेड हो, जल्दी बिके, कस्टमर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करे, और जिस चीज़ के लिए कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, अभी जो हमने पढ़ा, उस तरह का डिज़ाइन हो हमारा, और कॉन्टिन्यूसली उसे हम अपग्रेड करें। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब ये अलग से भी इसका क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में,
स्टैंडर्डाइजेशन आपने पहले भी पढ़ा है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो वही है बेटा ये कि आपने पहले से स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि हम अपना जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका स्टैंडर्ड ये होगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। जैसे आईफोन ने पहले से एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हम इतनी क्वालिटी से नीचे नहीं जाएंगे, ऐसे हर कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, जिससे क्या होता है कि एक कस्टमर का है जो है विश्वास जगता है कि इनकी जो क्वालिटी है वो आप पे ट्रस्ट करते हैं कि इनका जो स्टैंडर्ड होता है वो अच्छा ही होता है। ग्रेडिंग क्या होता है बेटा, जब आप अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर देते हो अलग अलग कैटेगरी में, जैसे बिस्किट्स हो गए, ब्रेड हो गई, सोप्स हो गए, कपड़े हो गए, हर चीज़ की एक ग्रेडिंग होती है कि ये अच्छी क्वालिटी है, ये लो क्वालिटी है, ये उससे ज़्यादा लो क्वालिटी है। और मोस्टली ये किस में की जाती है ग्रेडिंग, जो आपके खाने की चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जैसे जितना भी अच्छी क्वालिटी का फ्रूट्स है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। फिर और जो अच्छी क्वालिटी का है वो महंगी जगहों पर चला जाएगा, जहाँ महंगी रेट मिलेंगे, प्राइस मिलेगा अच्छा, तो उसे कहते हैं ग्रेडिंग, जब आप प्रोडक्ट का ग्रेड बना देते हो। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। जब आपका एक प्रोडक्ट बिक गया, अब ये नहीं आप अपने कस्टमर को भूल जाओगे, फिर ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। एक मार्केटिंग का जो मार्केटिंग करने वाला पर्सन होता है उसका काम जब तक प्रोडक्ट बिक नहीं जाता उसके बाद भी कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सुनना, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना होता है। तो कस्टमर के लिए एक सपोर्ट सर्विस तैयार रखना। अब बेटा ये जो है इसके अलावा जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके फंक्शन की पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सिर्फ आप यहाँ पे नाम याद कर लो, क्योंकि इन्हीं के बारे में आगे हमने डिटेल में बढ़ना है इस चैप्टर में। आप ये मान के चलोगे कि आगे का चैप्टर ही सारा ये है, इनको डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पे इनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आगे पूरा डिटेल में ही पढ़ते हैं। अब यहाँ से अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसे मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं, वहाँ से ही मोस्टली क्वेश्चन बनेगा। एक तो हमने सीख लिया कि क्वेश्चन फिलोसफी से बनना है और बाकी ये क्वेश्चन अब मार्केटिंग मिक्स से ही आने वाले हैं, तो करते हैं उसे स्टार्ट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और यहाँ से आपका चैप्टर बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनने वाला है। चैप्टर टॉपिक का नाम है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है कि वो सारी चीज़ें, वो सारे टूल्स जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए। द कॉम्बिनेशन, देखो डेफिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स और टूल्स चूजन बाय अ फर्म, जो भी कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है वो सिलेक्ट करती है टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग मतलब जो वो प्रोडक्ट बेचना चाहती है, सर्विस बेचना चाहती है, जो भी वो मार्केट में लाना चाह रही है बिजनेस, ऑफरिंग इज कोल्ड मार्केटिंग मिक्स। की मार्केटिंग मिक्स क्या है कि जो भी वो चीज़, क्या वो क्या चीज़ बेच रहे हैं, कैसे उस चीज़ को बेच रहे हैं, उस चीज़ को कैसे वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, कैसे उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जब हम बोलते हैं तो उसे बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। और अब 4 तरह के एलिमेंट्स हैं बेटा मार्केटिंग मिक्स में, और इसी 4 एलिमेंट्स का हमारा 80% चैप्टर है ये। पहला है बेटा प्रोडक्ट, कि आप मार्केट में प्रोडक्ट क्या निकाल रहे हो, उसका प्राइस क्या है, उसकी प्लेस क्या है, मतलब कैसे बेचोगे, कहाँ बेचेगा, और प्रमोशन, आप उस प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे कर रहे हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट आपको सबको पता है कि क्या होता है, जो भी गुड्स हम बेच रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने बिजनेस में। इट मीन्स गुड्स और सर्विसेज एनीथिंग ऑफ वैल्यू, वो किसी चीज़ की भी उसकी क्या जो भी वैल्यू हो, विच इज़ ऑफर टू द मार्केट फॉर एक्सचेंज। जो भी कंपनी, कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन जो मार्केट में एक्सचेंज के लिए बेचने के लिए रेडी है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब कोई भी पर्सन आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज क्यों लेगा, वो 3 चीज़ें देखता है बेटा, 3 बेनिफिट्स वो देखता है। आप क्या, कौन कौन से बेनिफिट्स है, मतलब कौन कौन सी सेटिस्फेक्शन वो लेना चाहता है। एक है फंक्शनल बेनिफिट, कि वो उस चीज़ को किस तरह यूज़ करेगा, क्या उसको फंक्शन है उसका। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बेनिफिट, कि उस चीज़ से उसको मेंटली जो है साइकोलॉजिकली क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। और लास्ट है सोशल बेनिफिट, कि जो हम सोसाइटी है उसमें उस चीज़ का क्या रोल है, क्या उसको कॉन्फिडेंस फील होता है उस चीज़ को यूज़ करके, उस प्रोडक्ट को यूज़ करके उसकी इमेज अच्छी बनती है। जैसे कोई आईफोन ले रहा है, ठीक है, अब फंक्शनल बेनिफिट वो देख रहा है कि मैं इससे कॉल करूँगा, पिक्स लूँगा, जो अच्छी फोटो आएगी, जो भी है। साइकोलॉजिकल, कि उसको लगेगा कि हाँ भाई मेरी वाली चीज़ है, मेरे को कॉन्फिडेंस मिल रहा है, मेरे हाथ में आईफोन है। और सोसाइटी में वही कि उसकी वैल्यू होगी, ऐसा लगेगा, सोचेंगे लोग कि बहुत अमीर आदमी है। तो 3 तरह की बेनिफिट्स कोई भी कस्टमर देखता है। MCQ यहाँ से बेटा आपका बन सकता है। अब
प्रोडक्ट के अंदर भी प्रोडक्ट मिक्स है, जैसे एक मार्केटिंग मिक्स था वैसे ही प्रोडक्ट मिक्स है कि एक प्रोडक्ट में आप जो जो चीज़ें ऑफर कर रहे हो एक्सचेंज में, बाय कंपनी जो जो प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट वो ऑफर कर रही है उसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट मिक्स। फिर इसके प्रोडक्ट मिक्स के भी कुछ कंपोनेंट्स है, बहुत सिंपल से हैं वो। पहला है बेटा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम साइन सिंबल टू अ प्रोडक्ट। ध्यान से समझना, ये जो नीचे चीजें लिखी हैं अब जो टॉपिक हम कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ब्रांडिंग क्या है? अपने किसी भी प्रोडक्ट को, मैंने ये मार्कर बनाया, इसको कोई नाम दूंगा, इसको कोई सिंबल दूंगा, कोई डिजाइन दूंगा, उसे बोलते हैं ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग के अंदर भी 3-4 चीजें हैं, और ब्रांडिंग से पहले एक पॉइंट और समझो कि जेनेरिक नेम क्या होता है। ये जो मेरे हाथ में चीज है इसे क्या बोलोगे आप? मार्कर। ऐसे ही अब मार्कर बहुत सारे टाइप के होंगे, मोबाइल होता है मोबाइल बहुत सारे टाइप के हैं, कार है कार बहुत सारी टाइप की चीज है। तो कोई भी प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, एक्चुअल में वो क्या चीज है, उसे बोलते हैं जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ क्लास ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे आप कपड़ा लेने जाते हो तो कपड़े बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन क्लोथ एक जेनेरिक नेम है, बुक एक जेनेरिक नेम है, तो बुक्स भी बहुत सारे टाइप की है, तो उसे कहते हैं जेनेरिक नेम। अब आते हैं कुछ टर्म्स में, इंपॉर्टेंट टर्म्स, और यहाँ से भी आपका एक एमसीक्यू आता है बहुत बार, जिसे पहले कहते हैं ब्रांड। अब ब्रांड एक तरह से ब्रांडिंग ही है, सबका मिक्सचर, कॉम्बिनेशन ऑफ नेम, टर्म्स, डिजाइन, साइन, इन सबको कलेक्टिवली कॉम्बिनेशन जो एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है उसे बोलते हैं ब्रांड। अब ब्रांड का ही बेटा एक पार्ट है ब्रांडिंग नेम, मतलब ब्रांड नेम। मेरा कोई प्रोडक्ट है, जब मैंने इसे कोई नाम दे दिया उसे बोलते हैं ब्रांड नेम। है ये ब्रांड का ही पार्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कोका कोला, तो वो एक नाम हो गया ना। अगर मैं एक दुकान पे गया, मैंने बोला है कोका कोला दे दो, तो वो समझ जाएंगे ना ये क्या मांग रहा है, मैंने नाम लिया, मैंने कोई स्पेसिफिकली कोई इशारा नहीं किया उसकी तरफ। या फिर अब इसी का एक और चीज, ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क क्या होता है? इसमें मैं कोई नाम नहीं ले रहा, यहाँ स्पोकन की बात नहीं कर रहा। इट इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल, डिजाइन और अ डिस्टिंक्टिव कलर। कोई ऐसी चीज जो चीज का सिंबल है, जैसे अगर मैंने ये बना दिया स्टार, तो आप समझ जाओगे ये किसकी बात कर रहे हैं, मर्सिडीज की बात कर रहे हैं। ऐसे सबके अपने अपने सिंबल हैं, तो उसको कहते हैं ब्रांड मार्क, जिसको आप मार्क को, फोटो को देखते ही पहचान लो कि ये किस चीज की बात यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे आपने उसका नाम प्रोनाउंस भी नहीं किया हो प्रोडक्ट का, लेकिन वो लोग पहचान लेंगे। अब ट्रेडमार्क है, अब इसमें दोनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क में। बेटा जो भी आपने सिंबल लिया, जब वो सिंबल आपने लीगली रजिस्टर्ड करवा दिया कि ये हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट है, इसे कोई और यूज नहीं करेगा, हमारे जो प्रोडक्ट है उसका सिंबल है, ब्रांड का सिंबल है, तब वो बन जाता है आपका ट्रेडमार्क। जिसके ऊपर आपने कभी कभी देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट दोगे उसके ऊपर ऐसे एक छोटा सा आर बना होता है सर्कल लेके, या TM लिखा होता है, तो इसका मतलब है इसका ट्रेडमार्क है, कंपनी ने रजिस्टर्ड करवा रखा है, अगर आप यूज करोगे तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो अ ब्रांड और अ पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। अब यहाँ देखो ब्रांड वर्ड आया क्योंकि ब्रांड के अंदर ये सारी चीजें हैं, या पार्ट ऑफ ब्रांड, या हो सकता है आपने नाम का ट्रेडमार्क करवा रखा हो सकता है आपने मार्क का ट्रेडमार्क करा रखा हो, तो वो दोनों की बात कर रहा है। जब आप उसको लीगली प्रोटेक्शन करवा लेते हो कि हाँ भाई इसको, ये जो सिंबल है ये हमारा है, कोई और इसको यूज नहीं कर सकता। जैसे मार्कर में लिखा है डोम्स, अब डोम्स जिस कंपनी का ये है, डोम्स लिमिटेड का, उन्होंने इसको पेटेंट करवा रखा होगा ट्रेडमार्क, इसके ऊपर भी R लिखा हुआ है, मतलब ये रजिस्टर्ड है, कोई और यूज करेगा तो उसके अगेंस्ट कंपनी केस कर देगी। तो ये हो गया बेटा आपका ब्रांड। अब इस ब्रांड के कुछ एडवांटेज है कि क्यों ब्रांड करना जरूरी है, और ब्रांड कैसा नाम, ब्रांड नाम जो है वो क्या होना चाहिए, मार्क कैसा होना चाहिए, वो पढ़ते हैं। अब कैसे आप पहचानोगे कि एक ब्रांड का जो नाम है वो अच्छा है, उसकी क्या मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, क्या करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक नाम रखने से पहले किसी भी ब्रांड का। एक तो बेटा वो इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, उसका नाम जो है वो इजी होना चाहिए, जिसे इजीली कोई भी कस्टमर प्रोनाउंस कर सके, डिमांड कर सके। शुड बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बार बार उसे चेंज कर रहे हो, मतलब उसका नाम आपने आज जो रखा है इजीली चेंज नहीं करना आपने, लॉन्ग टाइम तक सेम नाम रहना चाहिए। कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लीगल प्रोटेक्शन, उसका जो नाम है वो ऐसा हो जो जिसको आप
रजिस्ट्रेशन करवा सको और लीगल प्रोटेक्शन दे सको। क्योंकि एक्चुअली में ना जो लॉ है उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है नाम रखने से पहले, कि आप किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं रख सकते, ब्रिटिश वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का नाम यूज़ नहीं कर सकते। तो नाम ऐसा होना चाहिए जो लीगली आप प्रोटेक्ट करवा सको, जिसके ट्रेडमार्क करवा सको। शुड बी सेलेक्टिंग आफ्टर कंसीडरिंग इट्स मीनिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप नाम रख रहे हो वो उसका पहले आपको मीनिंग देखना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज में क्या है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल है कि एक कार का नाम नोवा रख दिया गया। अब नोवा का मतलब होता है डजंट गो, मतलब जो चीज़ कहीं चलेगी ही नहीं, जाएगी ही नहीं आगे। तो आप कार बना रहे हो और आप ऐसा नाम रख रहे हो तो फिर वो उसके साथ मैच नहीं करता। जो नाम है वो ऐसा होना चाहिए जिसका जो मीनिंग है वो यूजफुल हो, आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट से, फीचर से थोड़ा सा मैच करे। और लास्ट है स्टेइंग पावर हो, मतलब वो ऐसा है कि सालों साल तक सेम रहे, पुराना ना लगे। ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा पुराना नाम आपने रख दिया, आपको दोबारा चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसे ही लोगों में भी होता है, कंपनियों के लोगो 50 साल 100 साल तक चेंज नहीं होते, बहुत टाइम बाद जाके वो चेंज होते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है? अगर आप एक ब्रांडिंग कर रहे हो, आप एक नाम रख रहे हो, ट्रेडमार्क कर रहे हो, तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो मार्केटर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा? मार्केटर्स वो होते हैं जो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, कंपनीज की यहाँ बात की जा रही है। एक तो उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है, अलग दिखता है। आप कभी किसी शॉप पे जाते हो कपड़े लेने या कोई शूज़ वगैरह लेने, तो वो आप कहते हो यार इतनी अच्छी शर्ट नहीं है, वो कहता है भाई साहब कैसी बात करो, ब्रांडिंग की है, देखो लोगो लगा हुआ है इस पे ब्रांड का। तो वो एक प्रोडक्ट अलग ही दिखता है। आपका कोई फ्रेंड आपका प्रोडक्ट जो भी आपने वेयर किया हुआ है, क्लोथ्स वगैरह, शूज़ वगैरह, वो आपके ब्रांड के नेम से, ट्रेडमार्क से ही पहचान लेता है। इसके बाद डिफरेंशियल प्राइसिंग। अगर आपका ब्रांड जो है वो अच्छे से, उसका नाम है, उसका ट्रेडमार्क है, तो आप प्राइस भी हाई रख सकते हो अपने प्रोडक्ट का, क्योंकि उसका एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। उसको देखते ही लोग समझते हैं कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। अगर आपका ब्रांड नेम पहले से ही अच्छा है, मार्केट में उसकी बहुत पहचान बन चुकी है, तो आपको उसका एडवर्टाइज करने के लिए ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार किसी चीज़ का लोगो ही इतना अट्रैक्टिव होता है कि हम उस लोगो को देख के उस प्रोडक्ट को मांग लेते हैं, खरीद लेते हैं। नेक्स्ट है ईज इन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट। अगर आपका ब्रांड नेम एक अच्छा ऑलरेडी बन चुका है, तो जब आपने एक नया प्रोडक्ट निकालना है तो उसमें भी आपको ज़्यादा उस नए प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, कि ब्रांड नेम पहले से ही है आपका। तो लोग कहेंगे चलो अच्छी कंपनी का है, इस कंपनी का है तो अच्छा ही होगा। लेकिन कस्टमर को क्या फ़ायदे हैं इसके? अब ये देखो, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में, डिफ्रेंशिएट करने में, सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं, आइडेंटिफाई करने में कि हाँ जो मैं प्रोडक्ट लाया हूँ वो उसी कंपनी का है, उसमें ये आपको हेल्प करता है एक कस्टमर को। कई बार हम एक लोगो से ही पहचान लेते हैं कि यार ये लोगो था उस प्रोडक्ट के, उस पर्सन के पास, मेरे फ्रेंड के पास। फिर हम सर्च करते हैं और हमें वो चीज़ मिल जाती है। एंश्योर क्वालिटी, सेकंड पॉइंट आपका बेटा, कि इससे हमें पता लगता है कि ब्रांडेड चीज़ है तो इसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी। अगर कोई ब्रांड नहीं लगा होता तो हम सोचते हैं शायद ये ख़राब होगा, लोकल होगा, तो वो एक बेनिफिट मिलता है कस्टमर को। लास्ट है स्टेटस सिंबल, क्योंकि सोसाइटी में अगर आपने ब्रांडिंग चीज़ पहनी है तो आपको अलग ही स्टेटस से देखा जाता है, तो वहाँ पे भी कस्टमर एक अलग ही आपको पहचान मिलेगी, मतलब ऐसा लगेगा कि अमीर आदमी जा रहा है, थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट पहना हुआ है। नेक्स्ट बेटा, अब हमारा जो प्रोडक्ट था वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पे आ गए हैं मार्केटिंग मिक्स के, मतलब सॉरी प्रोडक्ट मिक्स के जो है पैकेजिंग। क्योंकि एक जो प्रोडक्ट है उसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक था ब्रांड, सेकंड है पैकेजिंग, थर्ड है आपका लेबलिंग। तो हम पैकेजिंग में आ गए हैं। पैकेजिंग किसे कहते हैं? रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और वेपर ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी जो प्रोडक्ट है, ये मार्करी है, कोई भी आप खाने की चीज़ ले लो, उनकी एक पैकेजिंग होती है जिसे हम डिज़ाइन करते हैं, पर उसको पूरा सजाते हैं, क्या उसमें लिखना है, क्या चीज़ नहीं करनी, और एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर, उसको एक पैक करते हैं कंटेनर में या वॉप किया जाता है ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को पैक करना। अब बेटा इसके भी टाइप्स ऑफ पैकेजिंग होती है। जो पैकेजिंग होती है वो बहुत तरह की होती है। आपकी बुक में एक सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट की बेटा एक होती है सबसे प्राइमरी पैकेजिंग जिसे हम बोलते हैं, जिसकी जो उसकी ट्यूब होती है जहाँ से पेस्ट हमारी निकलेगी। इसके बाद होती है सेकेंडरी पैकेजिंग। अब जब आप खरीद के लाते हो तो उसका एक बॉक्स होता है, जिस बॉक्स को आप क्या करते हो, यूज़ करने से पहले फेंक देते हो, उसे कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। और सबसे लास्ट होती है ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। ये क्या होता है, जो दुकानदार के पास आता होगा प्रोडक्ट, वो ऐसे एक एक तो आता नहीं है, वो तो एक पूरे 6 के 12 के पीस में, डजन्स में आता है। तो एक जो पूरा कार्डबोर्ड बॉक्स होता है उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। तो देखो क्या है, इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इमीडिएट पैकेजिंग। जैसे ही प्रोडक्ट रेडी होता है, जिस चीज़ में उसे पैक कर दिया जाता है उसे कहते हैं इमीडिएट पैकेजिंग।
इट इज कीप्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। जब तक वो प्रोडक्ट खत्म नहीं होता तब तक हम उस पैकेजिंग को अपने साथ ही रखते हैं। जब तक टूथपेस्ट खत्म नहीं होती हम उसको अपने पास रखते हैं, उसका पूरा जान निकाल लेते हैं पेस्ट निकालने के लिए, वो होता है। ऐसे ही सेकेंडरी में आओ, इट इज एन एडिशनल पैकेज। ये पहली पैकेजिंग है। इसके बाद एक और पैकेजिंग की जा रही है जिसे बोला जा रहा है एडिशनल पैकेजिंग, विच प्रोवाइड्स एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। अब जो ट्यूब है वो हो सकता है दब जाए रास्ते में आते हुए, तो इसलिए उसको एक बॉक्स में पैक किया जाता है अलग से, जिससे प्रोटेक्शन मिले हमारे प्रोडक्ट को। इट इज जनरली थ्रोन बाय द कंज्यूमर। ये अभी हमने पढ़ा कि कंज्यूमर, आप घर आओगे, डब्बी निकालोगे, डब्बी को कूड़ेदान में फेंक दोगे, फिर ट्यूब का आप यूज करोगे। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। इट रेफर्स टू अ फर्दर पैकेजिंग विच इज यूज टू प्रोटेक्ट द गुड्स। अब याद रखना, यहाँ भी प्रोडक्ट आया है, यहाँ भी प्रोटेक्ट वर्ड आया है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो अंदर जो गुड्स है उसकी प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, और यहाँ पे जब पूछेगा तो हमेशा स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग की बात करेगा। ये जो पैकेजिंग होती है ये इसलिए की जाती है कि जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वेयर हाउस में रखा हुआ है, एक के ऊपर एक सामान रखा हुआ है, तो वो दब ना जाए, खराब ना हो जाए, जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अब बेटा जैसे ब्रांड नेम के बारे में पढ़ा था, वैसे ही पैकेजिंग के बारे में पढ़ना है कि पैकेजिंग के क्या बेनिफिट है, क्यों जरूरी है पैकेजिंग करना। बच्चों अब हमारा क्या टॉपिक है, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक प्रोडक्ट के को एडवर्टाइज करने में। एक तरह से कैसे देखो समझते हैं। पहला पॉइंट है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। कई बार आप जब दुकान पे सामान लेने जाते हो तो कोई प्रोडक्ट मांगते हो तो आपको उसके कलर से पता लग जाता है कि आपको शॉपकीपर ने गलत सामान दिया है, इसका कलर तो ऐसा नहीं होता, जो भी उसके ओरिजिनल कलर है उससे रिलेट नहीं करता। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में पैकेजिंग बहुत एक बड़ा रोल निभाती है। अलग पैकेजिंग में सबके अलग अलग कलर होंगे। जैसे हम चिप्स लेने जाते हैं, मान लेते हैं लेज लेने जा रहे हैं, अब रेड कलर का फ्लेवर अलग है, ग्रीन अलग है, येलो अलग है, ब्लू अलग है, तो कई बार हम नाम भी नहीं लेते, सीधा कह देते हैं कि ब्लू वाला चिप्स कलर का दे दो लेज पैकेट। तो पैकेजिंग एक बहुत बड़ा रोल निभाती है किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। सेकंड है प्रोटेक्शन। ये तो हमने अभी पढ़ा कि 3 टाइप की पैकेजिंग थी, उसमें से 2 तो थी ही इसलिए कि प्रोटेक्शन मिल सके हमारे प्रोडक्ट को, कहीं वो खराब ना हो जाए। स्पेशली अगर कोई फूड आइटम है, ऐसी आइटम है, लिक्विड आइटम है, आपके शैम्पूज वगैरह हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करती है ताकि वो डैमेज से बचे। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ प्रोडक्ट। अब पैकेजिंग के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, वैसे तो वो लेबलिंग का पार्ट है, लेकिन पैकेजिंग में ही हम ये इंक्लूड करेंगे कि पैकेजिंग के ऊपर ही वो लिखा होता है कि प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना होता है। लास्ट, प्रोडक्ट प्रमोशन। आप इस पैकेजिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट का इनोवेशन कर सकते हो, नई नई तरीके से पैकेजिंग कर सकते हो। जैसे बच्चों के जो टॉयज आते हैं, खाने की चीज़ें आती हैं, उनके साथ खाने की चीज़ भी होती है प्लस कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह भी होता है। तो क्या हो रहा है, एक प्रमोशन हो रहा है, आपका नया इनोवेशन हो रहा है, आप कुछ नया आइडिया दिखा रहे हो। जैसे पेंसिल आती है, पेंसिल के साथ ही इरेजर हो गया, मार्कर है, मार्कर के साथ ही कोई चीज़ ऐड कर दी पैकेजिंग में, उसमें नहीं, प्रोडक्ट के अंदर नहीं, पैकेजिंग में ही आपने कुछ ऐसी इनोवेशन की जिससे प्रोडक्ट, जो आपका कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट ले रहा है और उसे कुछ नई चीज़ इनोवेशन सी लग रही है। अब आओ इंपॉर्टेंस में कि पैकेजिंग करना क्यों जरूरी है। बेटा एक तो ये आपका हेल्थ और सैनिटाइजेशन के लिए आपके प्रोडक्ट को हेल्थी रखेगा। जब खुला प्रोडक्ट बिक रहा है और एक जगह पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट है तो आप पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट लेना प्रेफर करते हो, तो वो एक बेनिफिट ये देता है सैनिटेशन वगैरह की, ना वो धूप में खराब होगा ना वो बारिश में खराब होगा, बिल्कुल क्लीन चीज आपको मिलती है, वो पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस सेल्फ आउटलेट्स। जो हमारे ऐसी शॉप्स होती है जहाँ पे हम खुद जाके सामान को पिक करते हैं, ट्रे में डालते हैं, फिर काउंटर में आते हैं, तो वहां पे अगर आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग सही नहीं है, वो इजीली उठाने लायक नहीं है, हैंडल करने लायक नहीं है, तो वहां आपका प्रोडक्ट थोड़ा पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ऐसी है कि इजीली उसको लेके आया जा सकता है, घर कोई बच्चा भी ला सकता है, बड़ा भी ला सकता है, तो ऐसे सर्विसेज वाले आउटलेट्स में, जैसे आप विशाल मेगा मार्ट चले जाओ, फैमिली मार्ट वगैरह होते हैं, बिग बाजार हो गया, वहाँ पे प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना बढ़िया है। जैसे अब एग्स वगैरह भी आप देखोगे ट्रे में आते हैं, 6 की ट्रे होती है, उनके चारों तरफ एक तो नॉर्मल पैकेजिंग होती है, ऊपर पन्नी लगी होती है, ऊपर ट्रे लगी होती है अलग से, तो वो उसमें आपका एक प्रोडक्ट जो है वो एडवांटेज में रहेगा, प्रेफर करेगा कस्टमर उसको खरीदना। नेक्स्ट, दोबारा इनोवेशन
अपॉर्चुनिटी जो आपका प्रोडक्ट है उसमें आप बहुत ज़्यादा इनोवेशन कर सकते हो पैकेजिंग के थ्रू। पैकेजिंग एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप शार्क टैंक वगैरह भी देखोगे तो वो जो भी प्रोडक्ट आता था उसमें उनकी पैकेजिंग की जरूर तारीफ करते थे, और अगर पैकेजिंग खराब होती थी तो बोलते थे कि आपकी पैकेजिंग बिल्कुल बेकार है, क्योंकि पैकेजिंग से एक नया ऐसा लगता है बिल्कुल लग्जरी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई यूनिक चीज़ है इसके अंदर। तो वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाती है इसकी। साथ में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अब हर प्रोडक्ट की पैकेजिंग अलग है, हर प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो अलग है, तो पैकेजिंग भी है एक प्रोडक्ट को अलग तरह से डिफाइन करने में कि ये प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का, ये दूसरी कंपनी का, ये दूसरी कंपनी का, क्योंकि सबकी पैकेजिंग अलग होती है। कई बार हम दुकान पे जाके बोलते हैं कि पहले तो इसकी पैकेजिंग ऐसे नहीं आती थी, अच्छी आती थी, हो सकता है अब बेटर हो गई हो, तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में भी ये हेल्प करता है। तो बेटा ये तो हो गया आपका पैकेजिंग। अब आते हैं लेबलिंग पे, ये लास्ट है हमारा प्रोडक्ट का लेबलिंग, फिर हमारा नेक्स्ट पी स्टार्ट हो जाएगा विच इज प्राइस। वो इतना आपका डिटेल में मतलब बड़ा टॉपिक नहीं है। अब लेबलिंग क्या होता है, पैकेजिंग के ऊपर जो चीजें लिखी होती है, डिजाइन बने होते हैं, उसे बोलते हैं बेटा लेबलिंग। इट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेजिंग। पैकेजिंग तो आपने बहुत अच्छी बना दी, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिखा भी होता है ना, डिटेल लिखी होती है, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, सारी डिटेल होती है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, किसे यूज करना है, तो उसे कहते हैं बेटा लेबलिंग। अब लेबलिंग के बहुत सारे फंक्शन है, और यहां से फंक्शन से क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यू में आ सकता है। पहला डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को बताता है कि ये प्रोडक्ट है क्या, इसका एक्चुअली में किस चीज़ के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, वो सारी हमें कहाँ से पता चलती है बेटा, लेबलिंग से। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड ब्रांड, हर ब्रांड की एक यूनिक नाम होता है, हर प्रोडक्ट का ब्रांड की एक यूनिक लाइन होती है। जैसे कुरकुरे का आता था टेढ़ा है पर मेरा है, फैना का निर्मला का आता है, जो डिटर्जेंट आते हैं हमारे, तो उन सबको आइडेंटिफाई करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारा। नेक्स्ट है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलग अलग ग्रेड हमने पहले भी पढ़ा था कि क्वालिटी वाइज अलग अलग ग्रेड होते हैं, या अलग अलग कैटेगरी आप कह सकते हो। तो जैसे आपके शैम्पू वगैरह होते हैं, बिस्किट्स वगैरह होते हैं, इन सब के अलग अलग ग्रेड होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है। तो वो कैसे आप देखोगे, आपको लेबलिंग पढ़ के ही पता चलेगा। जैसे एक शैम्पू में लिखा हुआ है हेयर फॉल, एक लिखा हुआ है डेली शाइन, एक में कुछ और लिखा हुआ है, कर्ली के लिए लिखा हुआ है, सॉफ्टनेस के लिए लिखा हुआ है। तो वो ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट भी आपको यहीं से पता लगती है, लेबलिंग के थ्रू ही। नेक्स्ट है हेल्प्स इन प्रमोशन। प्रमोशन तो बेटा हर जगह ही आ रहा है आपका, कि अगर आपके प्रोडक्ट की लेबलिंग अच्छी है, आपने अच्छे से उसमें डिटेल लिखी हुई है, सारी प्रोडक्ट, कंज्यूमर को प्रोडक्ट पढ़ते ही देखते ही पता लग रहा है किस चीज़ का प्रोडक्ट है, क्या इसका यूज़ है, सारा कॉन्फिडेंस उसको आ रहा है, कस्टमर को सारी डिटेल्स मिल रही है, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप प्रमोशन में आ जाता है, मतलब उसकी फ्री की एक तरह की एडवर्टाइजमेंट हो गई। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो लॉ है, कानून के द्वारा जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे सिगरेट में लिखा होता है या तंबाकू वगैरह में लिखा होता है, शराब में लिखा होता है, वो भी कैसे लिखा होता है, आपके लेबलिंग के थ्रू ही लिखा होता है कि ये आपके इंजरीज टू हेल्थ है, इससे कैंसर हो सकता है। तो वो सब किसका पार्ट होता है, लेबलिंग का। तो लॉ का भी ये आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गया बेटा हमारा प्रोडक्ट वाला खत्म। अब स्टार्ट करते हैं प्राइस। प्राइस ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो जल्दी जल्दी करते हैं। उसके बाद जो प्रमोशन वाले हैं वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो पहले फटाफट खत्म करते हैं अपना प्राइस। तो देखो बेटा अब क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्यों है प्राइस। देखो प्राइस हम सबको पता है क्या होता है, कि जो भी एक गुड्स एंड सर्विसेज एक बायर कंज्यूम कर रहा है, उसके एक्सचेंज में जो अमाउंट वो पे कर रहा है उसे कहते हैं प्राइस। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विसेज। जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट ले रहा है या सर्विसेज ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसके बदले में जो वो अमाउंट पे कर रहा है, मनी पे कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइस। अब इसी के अंदर आता है प्राइस मिक्स। ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द प्राइस टू बी चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, एक फर्म ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं एक कंपनी को, तो उसे बोलते हैं प्राइस मिक्स। अब इसके फैक्टर्स कौन से हैं, कि अगर आपको प्राइस रखना है किसी चीज़ का, तो आप कौन से फैक्टर्स देखोगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, या तो एमसीक्यू में
या फिर केस स्टडी में, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। देखो पहला पॉइंट है बेटा प्राइस ऑब्जेक्टिव, कि अगर आप प्राइस रख रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते हो शॉर्ट रन में ही, अगर आपका बिजनेस आज ही खुला है और आप चाहते हो मैं 6 महीने में ही बहुत सारा प्रॉफिट कमा लूं, तो आप क्या करोगे, लार्ज मतलब चार्ज करोगे हाई प्राइस, ज़्यादा प्राइस रखोगे अपनी चीज़ों का, महंगी होगी तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होने वाला है। वहीं आप चाहते हो कि आपका टोटल प्रोडक्ट ज़्यादा हो लॉन्ग रन में, मतलब आप कह रहे हो कि प्राइस कम रखो लेकिन हमारा जल्दी थोड़े टाइम बाद जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा हो, प्रोडक्ट ज़्यादा हो, सेल ज़्यादा हो रही हो, उसमें क्या होगा, आप चार्ज करोगे लो प्राइस। अब लो प्राइस होगा तो लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, जैसे पतंजलि वगैरह ने किया था। अब प्राइस ऑब्जेक्टिव के अलावा फर्म्स को कुछ और चीज़ें भी देखनी पड़ती है प्राइस रखने से पहले, कि क्या वो मार्केट के लीडरशिप बनना चाहते हैं। जैसे एक कंपनी कह रही है मार्केट में हम चाहते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा बिके, फॉर एग्जांपल मारुति कार्स का इंडिया में नंबर 1 लीडर है, सबसे ज़्यादा सेल होती है, क्यों, क्योंकि उनका प्राइस कम है। तो अगर कोई कंपनी चाहती है कि मैं शेयर लीडर बनूँ, सबसे ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट बिके बेटा, तो वो प्राइस जो है उसको लो रख के चलेगी, कम प्राइस पे अपना सामान बेचेगी। नेक्स्ट है सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आपका जो जिस मार्केट में आप एंटर कर रहे हो या ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो वहाँ पे कंपटीशन कितना है ये भी देखना पड़ेगा। अगर कंपटीशन नहीं है, आप अकेले ही हो या 1-2 कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर है आपके, तो आप हाई प्राइस चार्ज करोगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर हैं, जैसे गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी गाड़ियों की कंपनियाँ, मोबाइल्स की बहुत सारी हैं, तो आप ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। आपको सबके साथ सबका जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसके बाद है प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। आप कह रहे हो कि हम बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, चाहे वो कम बिक रहा हो लेकिन हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे बेस्ट होगी। फॉर एग्जांपल आईफोन, तो वो क्या करेगा, हाई प्राइस चार्ज करेगा, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी के दम पे आपसे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, ले रहा है। अब ये हो गया पहला। सेकंड में हो प्रोडक्ट कॉस्ट। कॉस्ट आप सबको पता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा आता है बेटा, 3 तरह के खर्चे होते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड होता है जो कभी चेंज नहीं होता, मतलब शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता, उसको फर्क नहीं पड़ता कितना आउटपुट बिक रहा, बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, जैसे रेंट वगैरह हो गया। वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है हमारी चेंज होती रहती है, और जैसे जैसे कम होता है चेंज होती रहती है। रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो गया। और एक होती है सेमी वेरिएबल, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेमी वेरिएबल वो होती है जो कुछ टाइम तक फिक्स्ड रहती है लेकिन उसके बाद वो वेरिएबल बन जाती है। जैसे मैंने, मेरा एक कस्टमर मैनेजर है, मैंने सेल्समैन है, मैंने उसे बोला कि अगर तू बेटा 1 लाख तक सेल करोगे, अगर आप 1 लाख तक सेल कर रहे हो तो आपकी सैलरी है 50,000 पर मंथ, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ से ही आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर हुई तो आपको 20% उतना एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे अगर उसने 1,20,000 करा तो 1 लाख तक तो 50,000 उसको मिलना ही था, 20,000 उसने एक्स्ट्रा करा तो 20,000 का 20% और मिलेगा। तो ये हो गया सेमी वेरिएबल। इसमें जो 50,000 है वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई और जो 20% एक्स्ट्रा है वो वेरिएबल हो गई, तो उसको टोटली बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें देखो क्या है, इन शॉर्ट रन कंपनी में सेल इट्स प्रोडक्ट एट अ प्राइस विच डज नॉट कवर द टोटल कॉस्ट। स्टार्टिंग में बेटा कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है वो एकदम प्रॉफिट नहीं कमाता, तो स्टार्टिंग में तो वो उस प्राइस पे बेचेगा अपना प्रोडक्ट कि वो अपनी टोटल कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहा, मतलब तीनों कॉस्ट नहीं कवर कर पा रहा है। टोटल कॉस्ट का मतलब है, हो सकता है फिक्स कर पा रहा हो, वेरिएबल ना कर पा रहा हो, वेरिएबल कर पा रहा हो, फिक्स ना कर पा रहा हो, मतलब कोई ना कोई पोर्शन उसका रह रहा है। But in long run, a firm can survive only when it covers all the 3 costs including profit margin। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट को इस प्राइस पे बेचना पड़ेगा कि आपकी तीनों कॉस्ट भी कवर हो, साथ में आपका कुछ प्रॉफिट भी आप कमा रहे हो। ऐसा नहीं है सिर्फ कॉस्ट कवर हो रही है फिर तो आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे, तो ऐसा आपका प्राइस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट में आते हैं यूटिलिटी एंड डिमांड। यहाँ से बहुत बार बेटा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, अगर किसी प्रोडक्ट की हाई यूटिलिटी है, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, मतलब आप उस प्रोडक्ट को लेके बहुत सेटिस्फाई होते हो, कस्टमर एक एक चीज़ देखता है उसके खरीदने से पहले, तो फर्म हाई प्राइस चार्ज करेगा। जैसे आपके जितने भी गाड़ियाँ हो गई, मोबाइल हो गए, ऐसी चीज़ें जो आप 5 साल 4 साल 10 साल में एक बार खरीदते हो। और अगर प्रोडक्ट आपको लेस यूटिलिटी देता है तो आपको लो प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि उससे प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं, उनको कंज्यूमर को पसंद नहीं आएगा तो वो दूसरा ले लेगा दोबारा फटाफट से।
और अगर मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप हाई प्राइस चार्ज करोगे। बट अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो आप प्राइस हाई चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने हाई प्राइस चार्ज करा तो कस्टमर दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट खरीदने लग जाएगा। तो यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो कब फर्म हाई प्राइस चार्ज करेगी, लो प्राइस चार्ज करेगी, या इलास्टिसिटी से रिलेटेड बनता है, हाई यूटिलिटी दे रहा है, लो यूटिलिटी दे रहा है, उससे भी क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू में बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ये हमने ऑलरेडी अभी यहाँ पे देखा कि एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। अगर मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो आप प्राइस बढ़ा सकते हो, अपनी मर्जी से चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर है तो आप ज़्यादा प्राइस नहीं हाई कर सकते, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर फिर आगे निकल जाएगा, आपसे कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। आप सबको पता है कि कुछ चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाई होती है कि आप इसका प्राइस इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो अगर आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप अपनी मर्जी से प्राइस नहीं रख सकते, हाई प्राइस चार्ज वहाँ पे करके आप नहीं चल सकते, आपको कम ही प्रॉफिट में उस चीज़ को बेचना होगा। मेडिसिन वगैरह हो गए, सोल्ट हो गए, फूड हो गया, और नेसेसरी जो हमारी आइटम्स है उसके ऊपर। लास्ट है मार्केटिंग मेथड यूज। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि जब आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा है तो कैसे उसकी मार्केटिंग करी है। आजकल तो क्या लोग इंस्टाग्राम से, इन्फ्लुएंसर वगैरह से सस्ते में भी थोड़ा सा करवा लेते हैं, छोटा इन्फ्लुएंसर है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं जी शाहरुख खान से ऐड करानी है, सलमान खान से ऐड करानी है, विराट कोहली से ऐड करानी है, तो वो ज़्यादा प्राइस लेंगे, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगी, तो आपको उस कॉस्ट को कवर करने के लिए भी प्राइस को अपना हाई रखना पड़ेगा, हाई प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा हमारा प्राइस वाला टॉपिक। प्रोडक्ट खत्म, प्राइस खत्म। अब आते हैं प्लेस में। प्लेस में भी ज़्यादा इतना वो नहीं है हार्ड, लेकिन वहाँ से भी एक क्वेश्चन आने वाला है आपका पक्का। चलो करते हैं फिर अपना प्लेस स्टार्ट। तो देखो बेटा, अब प्लेस क्या होता है, या इसको एक और नाम से बोलते हैं जिसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब देखो, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट तो आपकी फैक्ट्री में बना है, आपने जो अभी तक हमने पढ़ा कि उसका प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, आपने प्राइस बहुत अच्छा रखा अपने कॉम्पिटिटर से, लेकिन जब तक वो आपके कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच रहा सही तरीके से, सही जगह पे पहुंचे, सही टाइम पे पहुंचे और सही प्रोडक्ट पहुंचे, तब तक वो बेकार है। तो उसके लिए ये होता है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्लेस। इट इज कंसर्न विद द मेकिंग द गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल एट द राइट प्लेस। ये वर्ड्स याद रखना, राइट क्वांटिटी एंड अ राइट टाइम, सो दैट द कंज्यूमर कैन परचेज द सेम। मतलब एक तरह से सीधी बात है कि अगर आपको कोई गुड्स चाहिए, फैक्ट्री में बना है, लेकिन आप जब उसे शॉप पे लेने गए वो वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा, या तो उसकी क्वांटिटी नहीं मिल रही, या आपको उसका सही टाइम पे नहीं पहुँच पा रहा, या फिर उसके राइट जगह नहीं है, इन तीनों में से किसी में भी आपकी एक प्रॉब्लम आएगी तो आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुँच पाएगा। तो जब इससे रिलेटेड हमें डिसीजन लेने होते हैं, उसे बोलते हैं, वो आता है प्लेस मिक्स में या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट मेक कंपनी प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर। की कंपनी के पास और कस्टमर के पास जब हमने अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी, उससे रिलेटेड डिसीजन बेटा इसमें हमने लेने होते हैं। अब प्रोडक्ट पहुंचाने के चैनल्स होते हैं, अलग अलग वे हैं जिन्हें बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दे आर अ सेट ऑफ फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स डेट टेक टाइटल यहाँ ओनरशिप की बात कर रहा है, या तो वो मैन्युफैक्चरर से सीधा ही अपने पास गुड्स खरीद लेते हैं फिर बेच रहे हैं, और असिस्ट इन ट्रांसफरिंग द टाइटल टू अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज एज इट मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। या तो उन्होंने बेटा सीधा, मैंने मैन्युफैक्चरर से एक प्रोडक्ट खरीद लिया अपने नाम पे, फिर मैं उसे बेच रहा हूँ कंज्यूमर को, एक तो ये हो गया, या मैं कंपनी के थ्रू, कंपनी से प्रोडक्ट लेके खरीदा नहीं है मैंने उसे, एज अ इंटरमीडियरी प्रोडक्ट पहुंचा रहा हूँ किसके पास, कंज्यूमर के पास। असिस्ट इन ट्रांसफरिंग टाइटल यहाँ पे वर्ड ओनरशिप के लिए यूज किया जा रहा है। तो अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तरह के होते हैं। एक होता है बेटा डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल, और इनडायरेक्ट के अंदर भी 3 चैनल हमारे होते हैं, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट चैनल की। डायरेक्ट चैनल में क्या होता है, इसको जीरो लेवल चैनल भी बोला जाता है, याद रखना। इसमें गुड्स जो है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास पहुंच रहे हैं, सीधा मैन्युफैक्चरर जहाँ फैक्ट्री में बन रहे हैं वहां से सीधा किसके पास आ रहे हैं, कंज्यूमर के पास। बीच में कोई भी एजेंट नहीं है, कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं है। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास डायरेक्टली कैसे पहुंचता है। तो पहले सेलिंग थ्रू ऑन रिटेलर आउटलेट, कि मेरी कंपनी है, मैंने सीधा ही अपनी शॉप खोल दी, अपनी एक रिटेलर शॉप खोल दी, कंज्यूमर आएगा और खरीदेगा।
जैसे सारे बाटा, कैंपस, जितने भी शूज़ के आप शॉप्स देखते हो या बड़ी बड़ी कंपनियों के और स्टोर देखते हो, वो आएगा। डोर टू डोर सेलिंग, मेरी कंपनी मैन्युफैक्चरर से सीधा बंदे आ रहे हैं लोगों के घरों में, आपने देखा होगा कई बार बेचने आते हैं, वो प्राइस भी सस्ता देते हैं। क्यों सस्ता देते हैं? क्योंकि बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है जिसका वो जाएगा, कमीशन जाएगा। वो हो गया। दूसरा है मेल ऑर्डर, मतलब सीधा आपने उनको मेल भेजा और वो सीधा अपनी फैक्ट्री से आपको कुरियर के थ्रू भेज रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट सेलिंग, उनकी अपनी वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट से सीधा डिलीवरी करा रहे हैं, या कोई और तरीका है, उन्होंने अपने ग्रुप बना रखा, कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है ये। लास्ट है टेली मार्केटिंग, सुबह सुबह देखा होगा आपने टीवी में या रात को आ रहा होता है टेली मार्केटिंग, जिसमें वो बहुत सस्ता प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, तो हमें कई बार लगता है कि फ्रॉड वगैरह है या खराब है, उसे कहते हैं टेली मार्केटिंग, जिसमें सीधा कंपनी एक अपनी ऐड कर रही होती है, सीधा मैन्युफैक्चरर ऐड कर रहा होता है कि आप हमसे 6 पीस खरीदो, 2 पीस खरीदो, 3 पीस खरीदो, और रेट सस्ते में दे रहा होता है। तो ये हो गए डायरेक्ट चैनल। अब आते हैं इनडायरेक्ट चैनल में, जिसमें मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली नहीं बेच रहा आपको, उसने वन या फिर मोर या एक से ज़्यादा इंटरमीडियरीज को बीच में इन्वॉल्व किया हुआ है, ताकि गुड्स प्रोडक्शन से, जो प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुँच सके, मतलब अपनी फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक पहुँच सके। अब इसमें 3 चैनल है। पहला है वन चैनल। इसमें क्या होता है बेटा, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही इंटरमीडियरी है, ज़्यादा नहीं है। मतलब मैन्युफैक्चरर सीधा आया रिटेलर के पास। रिटेलर कौन होते हैं? जो हमारी गलियों में शॉप वगैरह होते हैं, उसको सामान दे दिया, और उससे कौन खरीद रहा है? कंज्यूमर खरीद रहा है। सिर्फ एक ही पर्सन बीच में आ रहा है, वन इंटरमीडियरी इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। इसमें क्या होता है? कंट्रोल होता है पूरा मैन्युफैक्चरर का, जो कंपनी मैन्युफैक्चरर कर रही है उसका कंट्रोल होता है। किस चीज़ पे कंट्रोल होता है? कि मार्केट में हमारा कितना प्रोडक्ट आना है, कब आना है, सब कुछ उसके हाथ में है। क्योंकि जब तक वो रिटेलर को नहीं देगा, तब तक कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचने वाला। अब इसके कौन से टाइप है? यहाँ से टाइप वाला ही क्वेश्चन आता है आपका भी बहुत बार, कि जो वन लेवल वाला है वो कौन से गुड्स के लिए सही रहता है। तो ऑटोमोबाइल्स हो गए, होम अप्लायंस हो गए, रेडीमेड्स, गारमेंट, पेरिशेबल गुड्स, शूज़ वगैरह, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए वन लेवल चैनल जो होता है वो ज़्यादा सही रहता है। नेक्स्ट आते हैं 2 लेवल चैनल में, जिसमें 2 इंटरमीडियरीज होते हैं, और ये ट्रेडिशनल फॉर्म है जो काफ़ी टाइम से, पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है। जिसमें एक होता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर देता है होलसेलर को। होलसेलर कौन होता है? जो लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है, बल्क में। फिर ये देता है बेटा रिटेलर्स को, जितने भी हमारी छोटी छोटी गलियों में शॉप्स हैं, और रिटेलर देते हैं किसको? कंज्यूमर को। अब इसमें 2 बंदे बीच में आ गए, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच में 2 पर्सन आ रहे हैं, होलसेलर और रिटेलर। अब ये कौन से गुड्स के लिए सही है? सोप, सोल्ट, शुगर, राइस, शैम्पू, टूथपेस्ट, ऐसे गुड्स जो लॉन्ग टाइम तक चलने वाले हैं, आपके पैकेजिंग में आ रहे हैं मोस्टली, वो वाले गुड्स के लिए ये 2 लेवल चैनल आपका सही रहता है, और जिसमें आपको ज़्यादा कंट्रोल नहीं चाहिए। लास्ट 3 लेवल। अब 3 लेवल में 3 इंटरमीडियरीज हो गई, और ये सबसे लॉन्गेस्ट चैनल माना जाता है। मैन्युफैक्चरर से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरर की क्या होता है, पूरे इंडिया में 1 या 2 फैक्ट्री होती है, वो अपने अलग अलग एजेंट अपॉइंट करता है। एजेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, पूरे इंडिया की बात करूँ तो 10-15 होंगे, 20 होंगे। कि एक पूरे नॉर्थ एरिया का, नॉर्थ इंडिया के 2 एजेंट हो गए, साउथ के हो गए 2 एजेंट, फिर वेस्ट के हो गए, ईस्ट के हो गए, ऐसा होता है। फिर वो एजेंट्स होलसेलर्स को, बड़े बड़े जो होलसेलर्स हैं उनको सामान बेचते हैं, फिर कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। तो इसमें कितने इंटरमीडियरी हैं? 3। और ये कहाँ पे सूटेबल होता है? जहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन है, मतलब आपके प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ही प्रोडक्ट आप बनाते हो, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग आपकी नहीं है, और आप क्या चाहते हो कि मेरे जो एरिया जो है, मेरा प्रोडक्ट तो लाइन कम है, लेकिन मैं पूरा वाइड एरिया कवर करूं, पूरा इंडिया में मेरा सामान जाए, इसलिए आपने पूरे इंडिया के एरिया में अलग अलग एजेंट अपॉइंट कर दिए। एम टू कवर अ वाइड मार्केट एरिया। ये हो गया बेटा हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट। अब इसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक और है कि आप कैसे, कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, और भी चीज़ें डिटेल में, कि डायरेक्ट चैनल मैंने कब लेना है, इनडायरेक्ट कब लेना है, इनडायरेक्ट में भी 1 लेवल कब लेना है, 2 लेवल कब लेना है, वो करते हैं। फिर वही अपना लास्ट प्रमोशन वाला। अब कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें
ध्यान में रखने होते हैं जब हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड कर रहे हैं। तो कुछ हमारे ये 5 है, 5 फैक्टर्स हैं। पहला है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, जो आपके प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। पहला है उसमें बेटा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच रहे हो उसका नेचर क्या है। तो सीधा मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ, आपको भी इसे शॉर्ट में ही याद रखना है, क्योंकि ये बेटा एमसीक्यू में ही मोस्टली आपका आने वाला है। अगर आपका इंडस्ट्रियल गुड्स है, जैसे मशीन वगैरह है, तो शॉर्ट चैनल आपका होना चाहिए कि सीधा मैन्युफैक्चरर से जा रहा है कंज्यूमर के पास। और अगर कंज्यूमर गुड्स हैं, शैम्पू वगैरह है, सोप वगैरह है, खाने की चीज़ें हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लॉन्ग फैक्टर होना चाहिए, लॉन्ग चैनल होना चाहिए, जिसमें जैसे 3 चैनल वाला था अभी, उसको आप चूज कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखो पेरिशेबिलिटी, मतलब पेरिशेबल गुड्स हैं, अगर आपके ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाएंगे तो उनके लिए शॉर्ट चैनल होना चाहिए, क्योंकि जितना लॉन्ग चैनल होगा तो वो पुराने होते जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह। बट अगर नॉन पेरिशेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होते, उनके लिए आप लॉन्ग चैनल को भी डिसाइड रख सकते हो। इसके बाद आया आपका यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू मतलब आप कितने यूनिट होल्ड कर रहे हो। तो अगर लो यूनिट है, कम है, तो आप लॉन्ग चैनल में देखो। और यूनिट वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये भी है कि उसका प्राइस क्या है। एक्चुअल में प्राइस से रिलेटेड बात कर रहा है कि अगर सस्ता प्रोडक्ट है तो आप क्या करो, लॉन्ग चैनल रख लो, क्योंकि आप इतना उसमें कंट्रोल नहीं चाहते होगे। लेकिन अगर हाई प्राइस है, जैसे गोल्ड वगैरह की कोई चीज़ है, एक्सपेंसिव चीज़ है, उसके लिए शॉर्ट चैनल होना चाहिए, क्योंकि आप पूरा कंट्रोल चाहते होगे कंज्यूमर में तक पहुंचने के लिए, पूरी सेफ्टी आप अपने हाथ में रखना चाहते हो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। अगर प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसे अगर कोई आप ऐसी चीज़ बेच रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बेच रहे हो, जिसको असेंबल वगैरह करना पड़ता है, घर पे ले जाके कंज्यूमर को उसमें कोई दिक्कत आ सकती है, तो आप शॉर्ट वाला रखोगे, ताकि सीधा मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर कॉन्टैक्ट कर सके और अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सके। लेकिन अगर सिंपल सा प्रोडक्ट है, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो उसके लिए आप लॉन्ग वाला रख सकते हो। अब ये हो गए प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। अब कुछ कंपनी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो कंपनी के तरफ से ध्यान में रखने होते हैं, कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है। अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लार्ज फंड है, पैसा काफ़ी है, तो वो डायरेक्ट चैनल ले सकती है, क्योंकि फिर वो डायरेक्टली खुद डिलीवरी करेंगे, खुद अपना सारा ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, खुद अपना वेयर हाउसिंग वगैरह देखने वाले हैं। लेकिन अगर लार्ज फंड नहीं रहता, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट चैनल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद डिलीवरी नहीं कर सकते जाके, तो उनको किसी पार्टनर को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, होलसेलर रखने पड़ेंगे जो कमीशन लेंगे और उनके बिहाफ पे डिलीवरी करेंगे। इसके बाद डिग्री ऑफ कंट्रोल। अगर कंपनी चाहती है कि पूरी जहां से मेरा प्रोडक्ट निकला है फैक्ट्री से, जब तक कंज्यूमर के पास नहीं जा सा, तो मेरे को उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, तब आप शॉर्ट चैनल लोगे, क्योंकि इसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इंटरमीडियरी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ से प्रोडक्ट निकल चला गया है, अब वो रास्ते में खराब हो, बिके ना बिके, हमारा कोई उससे मतलब नहीं है, तो आप लॉन्ग चैनल को सेलेक्ट यहाँ पे करके चलोगे बेटा। अब आते हैं कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स में। अब इसमें क्या होता है, कई बार मैं नई इंडस्ट्री में घुसा, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, नया नया पर्सन हूँ, तो मुझे नहीं पता कैसे सामान बेचना है। तो मैंने देखा कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है, कौन सा चैनल यूज कर रहा है सामान को बेचने में। तो कभी कभी यह कंपनियां करती है, सिलेक्ट कर लेती है सेम चैनल को जो कॉम्पिटिटर बेच रहा है, लेकिन कभी कभी वो उसका अपोजिट भी करती है, कि जो कॉम्पिटिटर बेच रहा है उनको लगता है नहीं हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो उससे बेटर में चली जाती है। नेक्स्ट है मार्केट फैक्टर्स, मार्केट साइज, कि अगर साइज ऑफ मार्केट पे भी डिपेंड करता है, कि अगर नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नंबर ऑफ बायर्स है, तो आप स्मॉल चैनल लो, क्योंकि फिर आप खुद डिलीवरी करने चले जाओगे, ज़्यादा आपकी डिमांड होगी नहीं मार्केट में, तो आप इजीली डिलीवरी कर सकते हो। लेकिन नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा है, एक ही दिन में बहुत सारी डिलीवरीज आपको सामान की करनी पड़ती है, तो आप अकेले तो कर नहीं सकते, तो आप बहुत सारे होलसेलर जोड़ोगे, रिटेलर्स होंगे, बीच में इंटरमीडियरीज होंगे, जिनके थ्रू आप प्रोडक्ट पहुंचाओगे। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एरिया। अब कहाँ पे आप कितना एरिया कवर करना चाहते हो। अगर मान लो कोई पर्सन सिर्फ दिल्ली में सामान बेचना चाहता है, या सिर्फ छोटा स्टेट है, पंजाब है, गोवा है, मतलब पंजाब में भी एक पर्टिकुलर सिर्फ चंडीगढ़ में बेचना चाहता है, लुधियाना में बेचना चाहता है, तो वो शॉर्ट चैनल को अडॉप्ट कर सकता है, सीधा अपना प्रोडक्ट खुद पहुंचा देगा। लेकिन आप चाहते हो नहीं, मेरे को पूरे इंडिया में अपना सामान बेचना है, एक गली नुक्कड़ में जाना है, तो उसके लिए लार्ज लॉन्ग चैनल ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको जगह जगह होलसेलर, जगह जगह एजेंट बनाने पड़ेंगे, तभी आपका सामान पहुंचेगा। नेक्स्ट साइज ऑफ ऑर्डर। अगर साइज ऑफ ऑर्डर जो है वो छोटा ऑर्डर आता है, बार बार छोटे ऑर्डर आते हैं, तो आप लॉन्ग चैनल को डिसाइड करोगे, क्योंकि आप खुद अपना पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम एक छोटे ऑर्डर के लिए तो रखोगे नहीं, इतनी तो आपकी उसकी कॉस्ट ही आ जाएगी, या वेयर हाउसिंग की कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर लार्ज ऑर्डर आते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं, तो आप हो सकता है अपना ही पूरा एक ट्रक खरीद लो और अपना ही डिलीवरी का सामान वहाँ पे पहुँचाने चले जाओ।
अब लास्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। ये तो रेयर ही होता है पेपर में आ जाए कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या इजीली डिलीवरी हो जाती है, तो ठीक है तो आप शॉर्ट चैनल करो, लेकिन नहीं हो पाती तो आपको लॉन्ग चैनल करना पड़ेगा। ये हो गया आपका बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक खत्म। इसमें एक और है कंपोनेंट्स वाला, उसमें आपने बस ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि जो ट्रांसपोर्ट वाला होता है वो हमारा क्या किस चीज़ की यूटिलिटी को करता है, वेयर हाउस किस चीज़ की यूटिलिटी को करता है, जैसे एक प्लेस की करता है, एक टाइम की करता है, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रमोशन वाला लास्ट सबसे बेसिक। तो देखो बेटा अब हम लास्ट अपने पहुंच चुके हैं टॉपिक में जिसको बोला है प्रमोशन। जो लास्ट हमारा मार्केटिंग मिक्स का पी है वो है प्रमोशन। अब प्रमोशन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि जब एक पर्सन को अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, इंकरेज करना है लोगों को कि आप आओ और मेरा प्रोडक्ट देखो खरीदो, तो उसको कहते हैं प्रमोशन। क्या डेफिनेशन है इसकी? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्म कर रहे हैं टारगेट कस्टमर को, जिनको आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो उनको आप इन्फॉर्म कर रहे हो किस बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में या कोई सर्विसेज है ऑफ द फर्म, जो भी चीज़ आप बेच रहे हो, प्रोडक्ट है सर्विस है जो भी, उसके फीचर बता रहे हो, यूज बता रहे हो, प्राइस बता रहे हो और एक्सेट्रा बाकी सारी चीज़ें भी बताते हैं। एंड प्रिस्यूडिंग देम टू बाय इट, प्रिस्यूडिंग मतलब इनकरेज करना उनको कि आप आइए और हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। एक तरह से जैसे सेल्समैन करता है, बताता है ना कि हमारी गाड़ी में इतनी क्वालिटी है, ये है वो सारी चीज़ें। अब प्रमोशन मिक्स इसमें भी है। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, कि अगर मैंने अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंचानी है, किसी कंज्यूमर तक पहुंचानी है, तो वो पहुंचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वो कैसे पहुंचानी है, वो सारे टूल्स आते हैं किसके अंदर, प्रमोशन मिक्स के अंदर, जिसमें से सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग। तो पहले एडवर्टाइजिंग करते हैं फटाफट, बिल्कुल एंडिंग चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, बिल्कुल थकना नहीं है, फटाफट देखो क्या है एडवर्टाइजिंग। बेटा सबसे कॉमन यूज होने वाला है, सब जगह आजकल एडवर्टाइजिंग ही है। टीवी में देख लो, आपका इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह ऐड आती है, तो उसी को बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। इट रेफर्स टू एनी पेड फॉर्म, हम जिस पर्सन ने अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाना है वो कुछ अमाउंट पेड करेगा, ऑफ इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एनी आइडिया टू आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। किसको पैसे दिया जाता है? कोई स्पॉन्सर होगा जो हमारी ऐड कर रहा है या ऐड करवा रहा है, मार्केटर है, वो पैसा पे करते हैं किसके लिए? अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए। इट इज़ अ कॉमनली मोस्ट यूज, सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट ही यूज होता है क्योंकि इजी भी होता है, ज़्यादा सरदर्दी भी इसमें नहीं होती। अब इसके रोल क्या है एडवर्टाइजमेंट के? एक तो है मास रीच, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सबसे ईजी है। अब मैंने आपको बोला सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, हर पर्सन मोबाइल चला रहा है, टीवी देख रहा है, एडवर्टाइजमेंट अखबार पढ़ रहा है, सब जगह पे एडवर्टाइजमेंट आती है, तो सबसे ज़्यादा रीच बढ़ जाती है इससे बायर्स को, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। एनहेंसिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन, अगर किसी प्रोडक्ट की टीवी में ऐड आ रही है तो ये माना जाता है कि जो वो प्रोडक्ट है वो अच्छा होगा, अच्छी कंपनी का होगा। मोस्टली कॉमनली यही थिंकिंग रहती है हमारी कि टीवी में ऐड आ रही है तो अच्छा होगा, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई रहता है, उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विश्वास हो जाता है इस कंपनी पे। नेक्स्ट एक्सपेंसिवनेस, मतलब इसमें हम अपने जो मार्केटर है जो सामान बेचना चाहता है वो अपना एक्सप्रेस कर सकता है, अपने इमोशन एक्सप्रेस कर सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है उसको आप क्यों आपके लिए यूज़फुल है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इसमें वो बताने वाला है। साथ में ये इकोनॉमी, मतलब कॉस्टली नहीं पड़ता ज़्यादा अगर आपकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि अगर मान लो पहले आप 10 से 5 प्रोडक्ट बेच रहे थे दिन में, लेकिन जैसे ही आपने एडवर्टाइजमेंट करी ये सीधा 50 हो गए, तो जो आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया था वो सारा का सारा यहाँ पे इक्वल हो गया, बराबर हो गया। जैसे जो लोग शार्क टैंक में भी आ रहे हैं, शार्क टैंक पे आ जाते हैं अपनी मेहनत लगा के, मतलब पैसा लगा के, जो भी लगा के आ रहे हैं, तो उनकी सेल्स एकदम से बढ़ रही है, तो उनकी तो फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो रही है यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आएगी यहाँ पे। अब ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है बेटा, बन सकता है, आता है, बहुत बार आ चुका है। ऑब्जेक्टिव बोला जाता है कि ये ऐड करता है कॉस्ट में, मतलब लोग ये बोलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चा किया जाता है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है, जिससे कंज्यूमर को फायदा वो होता है, नुकसान होता है, महंगा पड़ता है प्रोडक्ट। लेकिन ये सही नहीं है पूरी तरह, क्योंकि अगर एक कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करने से ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगी। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो कंज्यूमर को भी सस्ता ही पड़ने वाला है प्रोडक्ट यहाँ पे।
नेक्स्ट है इंक्रेज सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स। इंफीरियर गुड्स हमने पढ़े हुए हैं कि जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, उन्हें हम बोलते हैं इंफीरियर प्रोडक्ट्स। तो वो ये कह रहा है कि इंफीरियर प्रोडक्ट्स को इंकरेज करती है एडवर्टाइजमेंट की आप सेल करो। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर किसी गुड्स की एड टीवी में आ जाए तो हमें लगता है वो अच्छा है, तो अगर किसी खराब गुड्स की भी ऐड आने लग जाए, प्रमोशन होने लग जाए अच्छे से, तो वो अच्छा मान लिया जाता है। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि कोई गुड्स इन्फीरियर है या नहीं है वो डिपेंड करता है कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है अपनी इकोनॉमिक्स में कि किसके लिए कौन सा गुड इन्फीरियर है, किसके लिए नहीं है। नेक्स्ट, कंफ्यूज द बायर। अब एक पॉइंट है कि ये कंफ्यूज करता है बायर को, ना कि उसे नॉलेज देता है। तो ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट होती है बल्कि वो तो और डिटेल में आपको न्यूज़ इंफॉर्मेशन देती है प्रोडक्ट के बारे में कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होगा, कैसे कैसे यूज़ होगा, किसके लिए ये प्रोडक्ट बना है, किसे खरीदना चाहिए। तो कंफ्यूज नहीं होता बल्कि ज़्यादा डिटेल मिलती है। नेक्स्ट है अंडरमाइन सोशल वैल्यू। अब ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सही है बट पूरी तरह सही नहीं है, कि हाँ कई एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है जिसमें सोशल वैल्यूज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता। जैसे बोल दिया कि फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे से काले, काले से गोरे हो जाओगे, तो ऐसा जरूर नहीं है आप किसी के रंग के ऊपर बोल रहे हो, तो वो बात वहाँ पे थोड़ी सी गलत हो जाती है। सोशल वैल्यूज़ को कई बार ध्यान में नहीं रखती एडवर्टाइजमेंट, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि कुछ एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं, एक आधी ऐसी हो, सारी नहीं होती। इसके बाद बैड इन टेस्ट, ये भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है हर पर्सन की थिंकिंग पे, ओपिनियन पे। बैड इन टेस्ट का एग्जांपल जैसे आपकी बुक में भी दे रखा है कि परफ्यूम लगाया तो बहुत सारी गर्ल्स आ गई, तो ऐसा नहीं होता एक्चुअली में। बट ये डिपेंड करता है वो उसको किस वे में ले रहा है, किस तरीके से उसको अपने माइंड में पिक्चर बना रहा है, कि एक सिर्फ एक तरीका है बताने का कि हाँ भाई इसकी स्मेल अच्छी है। तो ये भी पूरी तरह से यहाँ पे ट्रू नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो बोले जा रहे हैं, जो मतलब आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ, वो ट्रू नहीं है, वो अच्छे ही होते हैं कंज्यूमर के लिए। तो बेटा एडवर्टाइजमेंट का भी जो पहला है प्रमोशन मिक्स का, वो हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट में आते हैं विच इज पर्सनल सेलिंग। तो अब देखो बेटा हमारा नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग। इसको सेल्समैन भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, सेल्समैन। इसमें क्या होता है, जब आप 1 to 1 कस्टमर और एक कंपनी अपना सेल्समैन अपॉइंट करती है। जैसे आप कोई कार लेने जाओ तो वहाँ पे एक सेल्समैन होता है जो कार्स के आपको फीचर्स बताता है, प्राइस बताता है, कैसे उनकी कार दूसरी कार से डिफरेंट है, सब बताता है। तो वो होता है बेटा पर्सनल सेलिंग। इट इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन, मुंह से बोल के वो आपको बता रहा है, ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। जब एक पर्सन किसी कस्टमर से बात कर रहा होता है, ओरली बात कर रहा है एक या एक से ज़्यादा कस्टमर से, जिसकी वजह से सेल्स हो सके, उसको कहते हैं पर्सनल सेलिंग या सेल्समैन। अब इसके फीचर्स क्या है, पर्सनल इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें 1 to 1 इंटरेक्शन हो रही है जो भी कस्टमर है और जो सेल्समैन है कंपनी का। नेक्स्ट, डेवलपमेंट रिलेशनशिप। अब क्या होता है, इसमें बहुत जरूरी होता है एक सेल्समैन का अपने कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव करना, उसके साथ एक रिलेशन बना पाना कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी बंदा है, जो बात बोल रहा है वो सच बोल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फीचर कुछ और दिखा रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, बाद में वो गलत निकला तो एक रिलेशन नहीं बन पाएगा, रिलेशन खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये है ही डेफिनेशन में कि ये ओरली ही होता है, ओरली ही सारे वो फीचर्स आपको बता रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ से सेल्समैन कुछ बोल रहा है, वहाँ से कस्टमर उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी उसको इंक्वायरी है वो उससे रिलेटेड कुछ पूछेगा। लेकिन इसमें नैरो कवरेज होती है, छोटी कवरेज होती है, क्योंकि एक सेल्समैन एक दुकान पे ही खड़ा है या एक पर्टिकुलर छोटे एरिया पे ही है, उसको ही वो कवर कर पाएगा। वो एडवर्टाइजमेंट के जैसे सारे में कवर नहीं कर पाएगा। पर वहाँ एडवर्टाइजमेंट में 1 वे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन है हमारा। तो ये थे फीचर्स। अब क्वालिटी ऑफ गुड सेल्समैन की, एक जो सेल्समैन है उसमें क्या अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो वो फिजिकली क्वालिटी होना चाहिए, ऐसा ना उसको कोई बीमारी हो, कस्टमर आया वो खांसी जा रहा है, वहाँ पे उनको गाड़ी दिखाते हुए बीमार है, फीवर है, कंटिन्यूस ऑफ कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंटली वो स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली मतलब उसकी जो मेमोरी है वो अच्छी होनी चाहिए कि उसे वो कस्टमर को पहचान ही नहीं पा रहा, उसको जो चीज़ें बताई गई, फीचर्स बताए गए गाड़ी के, वो उसे याद नहीं कर पा रहा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद सोशल क्वालिटीज़, उसके अंदर सोशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि किस तरीके से कैसे बात करनी है। एक बच्चा है तो उससे कैसे बात करनी है, एक ओल्ड पर्सन है उससे कैसे बात करनी है, एक लेडीज़ है तो उससे कैसे बात करनी है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हिंदी
ऐसा पर्सन आया जो इंग्लिश में बात करना चाहता हो तो इंग्लिश में बात कर पाए, हिंदी में बात कर पाए, और जिस लैंग्वेज का भी पर्सन है थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड हो, ये ना हो वो बात ही नहीं कर पा रहा, उसके अंदर इतनी हेजिटेशन है कि वो एक कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट पेशेंस, पेशेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि कस्टमर ऐसे आ जाते हैं कई बार जो सवाल क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेकिन फिर भी प्रोडक्ट नहीं लेके गए, तो ये थोड़ा ना आप उनसे लड़ने ले जाओ, पता चला कस्टमर कोई पकड़ा गाड़ी भाई सर पे मार दी उसके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेल्समैन में बहुत पेशेंस होना चाहिए, उसका काम सबसे ज़्यादा पेशेंस का होता है, क्योंकि वो हर तरह के कस्टमर से डील करेगा डेली के बेसिस पे। ये है हमारा पर्सनल सेलिंग का। पर्सनल सेलिंग का यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बेटा 1 मार्क्स में MCQ में। नेक्स्ट सेल प्रमोशन, प्रमोशन मिक्स में नेक्स्ट कौन सा है, सेल प्रमोशन। अब ये वो है जो इमीडिएट आप चाहते हो कि मेरी सेल बढ़ जाए, मेरा कस्टमर जैसे ही मेरे से इंटरेक्ट करे और मेरा प्रोडक्ट खरीद ले, तो उसे कहते हैं सेल्स प्रमोशन। इट रेफर्स टू अ शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहता है। विच आर डिजाइन टू इंकरेज द बायर टू मेक इमीडिएट परचेज। यहाँ वर्ड बहुत जरूरी है ये वाला, कि अगर MCQ में आ गया कि कौन सी टेक्निक है, कौन सा प्रमोशन मेथड टूल है जिसमें इमीडिएट परचेज कर लेता है कस्टमर, तो आंसर होना चाहिए बेटा आपका सेल प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब इसके बहुत सारे टूल्स हैं, इमीडिएट सेल कराने के बहुत सारे मेथड्स हैं सेल प्रमोशन के। सबसे पहला है रिबेट। अब रिबेट क्या होता है, एक तरह से डिस्काउंट और रिबेट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो रिबेट में क्या है, जब आप एक स्पेशल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो जब तक आपका स्टॉक क्लियर नहीं होता। कई बार टीवी में आपने देखा होगा आता है 10% ऑफ टिल स्टॉक लास्ट, मतलब जब तक ये स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास तब तक ही ये ऑफर है, अदरवाइज ये ऑफर नहीं रहेगा बाद में। जब अपनी इन्वेंट्री को आपने खत्म करना होता है, बची हुई इन्वेंट्री है, तो अब अपनी मर्जी से जब डिस्काउंट एक स्पेशल रेट दे देते हो उसे बोलते हैं क्या, रिबेट। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है कि MRP पहले से ही उसमें लिखी हुई है और आप उससे लेस प्राइस पे जैसे 10% ऑफ पे सामान बेच रहे हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि स्टॉक खत्म हो जाएगा तो नहीं दोबारा आपको नहीं मिलेगा, दोबारा प्रोडक्ट आएगा तो दोबारा डिस्काउंट आपको कंटिन्यू चलता रहता है। देखो लिखा हुआ है ऑफरिंग प्रोडक्ट एज लेस देन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब MRP आप मान के चलो यहाँ पे। नेक्स्ट है रिफंड। रिफंड वाला बहुत कम होता है, ऐसा ये वाला जो अब चलता ही नहीं है, कम होता है। रिफंडिंग अ पार्ट ऑफ प्राइस पेड बाय अ कस्टमर होना प्रूफ ऑफ परचेस, मतलब इसमें कंपनी आपको ये कह रही है कि आप कोई प्रूफ दिखा दो कि आपने पहले भी हमारा प्रोडक्ट यूज किया है, तो हम आपको कुछ रिफंड जो अभी पे कर रहे हो वो वापस कर देंगे। उसे कहते हैं प्रूफ ऑफ रिफंड। कि आप कोई पैकेजिंग ला के दे दो कि आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया है पहले भी, तो उसमें आपको रिफंड मिल जाएगा थोड़ा सा, वो होता है रिफंड। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। ये बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज होता है। गिविंग अनदर प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट, कि आप ये मार्कर खरीद लो, इसके साथ आपको पेंसिल फ्री, रबड़ फ्री, कुछ भी फ्री, तो वो होता है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, जहाँ एक के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको मिल जाए। याद रखना मैंने सेम प्रोडक्ट नहीं बोला है, क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट वाला आगे आएगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है। आजकल ये भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। नेक्स्ट है क्वांटिटी गिफ्ट। क्वांटिटी गिफ्ट में वो वाला है कि सेम प्रोडक्ट दिया जा रहा है एक्स्ट्रा, बाय 3 गेट 1 फ्री। कितनी जगह आपने देखा होगा ये वाला, शोरूम्स के बाहर, क्लोथिंग में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, आप सोप्स वगैरह घर में लाते हो उसमें बहुत ये यूज़ होता है कि ऑफर सम एक्स्ट्रा क्वांटिटी, या 20% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा, तो वो वाला बेटा होता है कौन सा, क्वांटिटी गिफ्ट की जा रही है सेम प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है इंस्टेंट ड्रॉस। अब इसमें क्या होता है, आपने प्रोडक्ट खरीदा, उसी के साथ आपको एक स्क्रैच कार्ड सा मिल गया, उस स्क्रैच कार्ड को आप स्क्रैच करोगे तो हो सकता है उसके अंदर आपको कोई गिफ्ट मिल जाए। बचपन में अगर फन फिलिप्स खाया हो तो उसके अंदर से पॉइंट्स निकलते थे स्क्रैच करने पे, तो उस स्क्रैच करने के लिए जो नंबर निकलता था उसे आप जब मैसेज करो तो आपको कोई रिफंड या रिचार्ज वगैरह मिलता था, वो होता है ये इंस्टेंट ड्रॉबैक, जब उसी टाइम मिल रहा है। नेक्स्ट है लकी ड्रॉस। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या होता है कस्टमर को उसी टाइम कुछ मिल जाता है, लकी ड्रॉस में उसी टाइम नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, आपको बोला जाएगा कि आप एक मशीन खरीदो, फ्रिज खरीदो, कुछ भी खरीदो, आपको एक कूपन दे दिया गया और बोला जाएगा इस कूपन का जो वो है विनर है वो अनाउंस करेंगे इस पर्टिकुलर डेट पे। तो बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, फिर उस कूपन का एक तरह से जैसे लॉटरी होता है, लॉटरी में से कूपन निकाला जाएगा, जिसका नाम आएगा वो विनर हो जाएगा, फिर उसको जो भी गिफ्ट है पहले से डिटरमाइंड है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है यूजेबल बेनिफिट। अब इसमें बोला जा रहा है कि आप प्रोडक्ट खरीदो, आपको कोई हॉलीडे पैकेज दे देंगे, कोई मूवीज का पैकेज दे देंगे, ऐसी कोई चीज़ दे रहे हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो फ्यूचर में, मोस्टली हॉलीडे पैकेज वगैरह मिलता है।
फुल फाइनेंस एट 0%। मोस्ट इंपॉर्टेंट में है ये वाला पॉइंट भी, क्योंकि आजकल ये चलता है कि आप दुकान पे गए, मान लो आपको कोई एसी खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, आपके पास उतने पैसे नहीं है, 10 लाख की है, तो आप इंस्टॉलमेंट बना लेते हो। तो जब इंस्टॉलमेंट फ्री 0 इंटरेस्ट रेट पे बन रही है, आजकल ऑनलाइन यही चल रहा है, तो उसको कहते हैं फुल फाइनेंस करना। और इंटरेस्ट रेट जब कस्टमर से हम 0 ले रहे हैं, बस इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रही है। लास्ट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या होता है, कंपनी मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो रिटेलर्स को, कस्टमर को छोटे छोटे फ्री पाउच सैंपल देते हैं, या कभी कभी अपने प्रोडक्ट के साथ ही कोई फ्री सैंपल दे देते हैं, ताकि उनका कस्टमर उसे यूज़ करे, एक बार यूज़ करेगा, अच्छा लगेगा तो वो अपने आप ही सेल करेगा। ये था बेटा एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग और सेल प्रमोशन। अब लास्ट बच गया हमारा पब्लिक रिलेशन, छोटा सा ही है, फिर आपका हो जाएगा चैप्टर ये फिनिश। तो देखो बेटा, अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, बहुत बड़ा चैप्टर था, आपको ही पता है, ग्रंथ है एक तरह से पूरा चैप्टर। तो लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच गए हैं, विच इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मतलब अब पब्लिक में बहुत सारे लोग आएंगे, मीडिया हो गया, गवर्नमेंट हो गई, नॉर्मल पब्लिक हो गई, अपने एम्प्लॉयज हो गए, उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना। क्योंकि अगर उनके साथ आपका अच्छा रिलेशन है तो आपकी कंपनी की इमेज खराब नहीं होगी, आपका प्रोडक्ट बेचने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट एक बार अगर आपकी कंपनी की इमेज खराब हो गई तो आपका प्रोडक्ट बेचने में दिक्कत आने वाली है। तो पब्लिक रिलेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स to promote and protect company image and its product in the eye of the पब्लिक। कि ऐसे प्रोग्राम्स करना, ऐसे अलग अलग टेक्निक्स लगाना जिससे कंपनी की भी इमेज अच्छी बने और कंपनी के प्रोडक्ट की भी इमेज अच्छी बने मार्केट में। अभी रिसेंटली 1-2 कंपनीज के साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनकी इमेज खराब हो गई है। तो उस इमेज को वो कैसे कंपनियां सही कर सकती है, वो कुछ पॉइंट है, बुक में बहुत सारे हैं आपके, लेकिन मैंने 5-6 लिखे हैं इंपॉर्टेंट। अब ये क्या होते हैं, पहला है प्रेस रिलीज। प्रेस मतलब यहाँ न्यूज़ चैनल्स की बात कर रहा है। एक जो कंपनी होती है उसमें एक डिपार्टमेंट होता है पब्लिक रिलेशन का, जिसका काम है अपने टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस देना। तो न्यूज़ वालों से भी, प्रेस वालों से भी वो बात करके चलते हैं कि आप जो भी हमारी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसे प्लीज़ सही दीजिए, वो फैक्ट जो है वो एक्चुअल में ट्रू होने चाहिए। आप गलत इमेज अगर न्यूज़ दे देंगे तो हमारी कंपनी की इमेज यहाँ पे खराब हो सकती है। तो न्यूज़ वालों के साथ, प्रेस वालों के साथ भी उनको इंटरेक्ट करके चलना पड़ता है। अब देखो नेक्स्ट है बेटा प्रोडक्ट पब्लिसिटी। तो इसमें क्या है कि जो डिपार्टमेंट है पब्लिक रिलेशन वाला, वो अपने टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस देता है कि आप अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करो, मतलब प्रोडक्ट को जो है स्पॉन्सर में पैसा लगाओ। नए जो जैसे आईपीएल हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चल रहा है, कबड्डी लीग चल रही है, उसमें पैसा लगाओ स्पोर्ट्स में। और जैसे आईपीएल में जो जीतता है, जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट होता है, उसे कोई कार मिलती है, जिससे क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट है उसकी अपने आप प्रमोशन हो जाएगी कि ये गाड़ी मिल रही है, या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो एक तरह से बड़े बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर करना और अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे दिखाना। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, मतलब अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे इंटरेक्ट करना अच्छे से। उनको अलग अलग, जैसे कंपनियां हर साल अलग अलग गिफ्ट देती है, टी शर्ट्सें देती है, ब्रोच देती है, कप्स देती है, वो सब। और पब्लिक के साथ भी ऐसे करते हैं, पब्लिक को फ्री में बहुत सारी चीज़ें दी जाती है ताकि एक कंपनी के साथ उनका एक रिलेशन बन पाए और वो अपने कंपनी के खिलाफ ना बोले अगर कल को कोई जिनके ऊपर फॉल्स कुछ भी, मतलब मान लो गलत उनके लिए न्यूज़ फैल रही है। नेक्स्ट है लॉबिंग। ये इंपॉर्टेंट है लॉबिंग, ये अलग से भी पूछ सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ जो है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उनसे जब कंपनी के टॉप मैनेजमेंट वाले अपना लिंक बना के चलते हैं। क्योंकि अगर आपके साथ आपका गवर्नमेंट के साथ आपका जो है कंपनी का खराब हो गया मामला, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट है काउंसिलिंग। ये लास्ट है आपका, मतलब इसमें जो हम लास्ट करने वाले हैं, इसमें क्या है, इसमें देखो आप ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एडवाइस मैनेज टू द टॉप मैनेजमेंट दैट द कंपनी कैन बिल्ड गुडविल बाय कंट्रीब्यूटिंग मनी टाइम टू द एनवायरमेंटल। अब इसमें क्या है, बोला जा रहा है कि आप एनवायरमेंट से रिलेटेड ध्यान रखिए। जैसे आपने क्या कर दिया, किसी कंपनी ने बोला कि आज हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ या हमारी तरफ से पूरे इस पर्टिकुलर एरिया को साफ करेंगे या पेड़ लगाएंगे। उन्होंने कुछ ऐसा प्लान वो लगाया, इनिशिएटिव लिया कि हमारी कंपनी को 10 साल हो गए हैं तो हम 10 पेड़ लगाएंगे, 100 पेड़ लगाएंगे, 10,000 पेड़ लगाएंगे। ऐसी चीज़ जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो चीज़ करना जिससे आपकी पब्लिक के सामने इमेज अच्छी बने।
तो ये थे कुछ बेटा पॉइंट रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन के, कि क्यों करना जरूरी है, कैसे किया जा सकता है। तो अब हो गया आपका बेटा चैप्टर फिनिश। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, 10 से 12 नंबर का ये आने वाला है पेपर में। 10-12 मैक्सिमम है और मिनिमम 10 है। तो अच्छे से करो, इसके एमसीक्यू करो, केस स्टडीज करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, थर्ड बुक का, वो भी 10 से 12 नंबर का ही होने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू एवरीवन।